क्या एक प्राइवेसी का जो नाम है, जो हम प्राइवेसी बोलते हैं, क्या ये सिर्फ एक नैतिक शब्द है? किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो मेरी प्राइवेसी में बिना मेरी इजाज़त के दखल दे। पुलिस तो ये कहती है कि आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आपको यूज्ड टू हो जाना चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आप जो काम करते हैं वहाँ पर आपको रोस्टिंग भी मिलेगी, आपको आपकी बात से असहमत होने वाले लोग भी मिलेंगे। और चूंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हर एक इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोलने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच और असहमति जो आपने बात कही, वो बेशक आर्टिकल 91A के अंदर डिफाइन है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये अभिप्राय कतई नहीं कि मैं आपके ऊपर आक्षेप लगाना शुरू कर दूं। मेरा उन सभी महिलाओं से आग्रह है कि अगर आपके साथ कभी कोई व्यक्ति आपकी निजता, आपकी गरिमा और आपकी छवि को बदनाम करने की कोशिश करे तो चुप ना बैठें, बस एक कदम आगे बढ़ाएं और वो आपका एक कदम सारी उन आवाज़ों को चुप करा देगा जो आपको दबाने के लिए उठ रही हैं। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। हम जिस तरह की नई जिंदगी को जी रहे हैं, डिजिटल जिंदगी को जी रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम्स भी डिजिटल होती जा रही हैं। पहले जब हम एक आम जिंदगी जीते थे तो हमारी समस्याएं भी बहुत आम होती थी। मोहल्ले में अगर किसी ने छेड़ दिया तो हम जाकर उसकी रिपोर्ट कर पाते थे। अगर किसी ने हमारे लिए कुछ भी गलत कह दिया तो हम जाकर सीधी उसकी कंप्लेन करते थे। और ये तो बहुत छोटी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस तरह के कोई भी मसले शहर की बजाय गांव में होते थे ना तो पंचायत में ही सुलझा लिए जाते थे। लेकिन चूंकि वक्त बदल चुका है, दायरा बदल चुका है और यहाँ इंसान अपने अड़ोसी पड़ोसी से ज़्यादा अपने फॉलोअर्स को जानता है, अपने इंस्टाग्राम पर आने वाली रील्स के लोगों को जानता है। ये है डिजिटल प्लेटफॉर्म की हकीकत, जहाँ पर रोज नए लोग नए तरीके से अपना मुकाम बनाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। केवल सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, कितने लोग उनके साथ जुड़े हैं और कितने लोग नहीं जुड़े हैं। ये भी साथ में देखा जाता है कि उनकी मेहनत कितनी है, वो किस मेहनत, किस लगन के साथ रोज कुछ लेकर आपके सामने आते हैं। हकीकत तो ये है कि आज की दुनिया में आपकी पहचान क्या है? आपकी फोटो, आपका चेहरा या आपका डिजिटल फुटप्रिंट। लोग आपसे ये नहीं पूछते कि आपका घर का एड्रेस क्या है, वो आपसे ये पूछते हैं, अच्छा इंस्टाग्राम पे हो, आईडी बताओ, यूट्यूब पर हो, आईडी बताओ। तो इसी डिजिटल दुनिया का एक बहुत बड़ा सच मैं आपके सामने आज लेकर आना चाहती हूँ। हर एक लड़की या हर एक फीमेल चाहती है कि उसे एक सेफ जर्नी मिले, एक सेफ काम करने का मौका मिले। इस चीज़ के लिए डिजिटल वर्ल्ड ने बहुत बड़ी सहायता प्रदान करी। घर बैठे औरतों को मौका दिया अपनी तरीके से अपनी काबिलियत दिखाने का। उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को डिजिटल वर्ल्ड ने एक प्लेटफॉर्म दिया उभार कर दुनिया के सामने लाने का। कुछ फीमेल्स ने फूड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम किया, कुछ ने एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम किया, कुछ ने क्रिएटिव इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम किया, और कुछ तो बच्चियां ऐसी हैं जो छोटे छोटे शहरों से निकलकर, छोटे छोटे गांव से निकलकर बहुत अलग तरीके से अपने टैलेंट को दिखाकर आज ऊंचे मकामों पर बैठी हैं। इन्हीं सब के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग जो उनसे जलते हैं, जेलस करते हैं या उनके नेम और फेम से डरते हैं। ऐसे लोगों ने उन्हें बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जैसे कि अगर वो आते हैं तो आपका नाम लेकर, आपकी फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर आपको बदनाम कर देते हैं। अगर उन्हें कोई जवाब दे तो उधर से जवाब इनकाउंटर आता है, कर ले तुझसे जो करा जाता है। महिलाएं ऑनलाइन आती हैं तो उन्हें अपमानित किया जाता है।
अलग अलग मल्टीपल आईडीज बनाकर उन्हें गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स कराए जाते हैं। कभी उनके कपड़ों पे बोला जाता है, कभी उनके श्रृंगार पर, कभी उनकी सूरत पे बोला जाता है, तो कभी उनके बॉडी फिगर पर। इन सब चीज़ों के साथ उन्हें मेंटली हैरेस करने के लिए कई तरह की चीज़ें ट्रोलिंग के नाम पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर चल रही हैं। वो सीधे सीधे शब्दों से उन औरतों का बलात्कार कर रहे हैं। क्या ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये संविधान इस चीज़ के लिए अलाउ कर रहा है, साथ दे रहा है? क्या हमारा कानून इसमें महिलाओं का कोई सहयोग नहीं करता है? क्या है डिजिटल दुनिया का असली सच और क्या है उसका सही रूप? ये जानने के लिए आज हमारे साथ केवल हमारे इंडिया के ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल के एक बहुत अच्छे जाने माने लॉयर हमारे साथ हैं, जो हमें इस इंडस्ट्री के सच को और इस पर हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे लोगों से बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे। नवीन जी ने ऐसे बहुत सारे केसेस लेडीज के लिए, उन महिलाओं के लिए लड़े हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह रोस्ट करने वाले लोगों को चुप कराया है। उन्होंने बहुत सारे गलत बोलने वाले लोगों के खिलाफ लोगों को इंजेक्शन दिलवाया है और साथ में ही उन्होंने ऐसे लोगों की आईडीज भी बंद करवाई है। तो देश के जाने माने लॉयर मिस्टर नवीन आज हमारे साथ हैं। आप सब उनका स्वागत कीजिए और आपके साथ मैं भी आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्णा त्रिशला जी, मुझे बड़ी खुशी है। मैं आपके पॉडकास्ट पे आने पर मैंने आपके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, जिस तरह आप दुनिया को अपने ज्ञान से आनंदित कर रही हैं, प्रकाशवान कर रही हैं, ऊर्जावान कर रही हैं और सही मार्गदर्शन कर रही हैं। मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ आकर ना केवल आनंदित हुआ, बल्कि आपके ज्ञान के प्रकाश से मुझे भी थोड़ी बहुत रोशनी मिली। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू भैया। लेकिन एक बहुत बड़ा सच मैं आपको बताती हूँ कि एक नवीन भैया ही हैं जिनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बात करके या इनकी जो चीज़ें मैं देखती हूँ, ये जिस तरह से खड़े रहते हैं और इन सब चीज़ों के विरोध में इनके पास जितनी नॉलेज है, ये इनके पास जितनी अपनी आंतरिक पावर है जिससे ये सबके अगेंस्ट खड़े होने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं तोड़ने की कोशिश की जाती या इन्हें नहीं दबाने की कोशिश की जाती, उसके बावजूद भी ये जिस तरह सच का साथ दे रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों को राहत की सांस दी है। क्योंकि आप जब सोशल मीडिया पे काम करते हैं ना, तो आपका मान, आपका सम्मान वो सोशल मीडिया होता है और जब वहाँ मान सम्मान जाने लगता है तो इंसान डिप्रेशन में जाता है, इंसान परेशान होता है और वो इस हद तक चला जाता है कि कई बार वो सुसाइड तक करने का सोच लेता है। तो इन सब चीज़ों में इनका बहुत साथ रहता है, लोगों को बड़ा बल देते हैं, उन्हें बड़ा मोटिवेट करते हैं और अपनी तरीके से लॉ की पावर बताते हुए, संविधान की पावर बताते हुए लोगों का साथ देते हैं। भैया, मैंने आज कुछ प्रश्न निकाल रखे हैं जो मैं आज आपसे जानना चाहूँगी और अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि क्या है कि सोशल मीडिया पर हम पर्सनली तो किसी को जानते नहीं, हमारा किसी से पर्सनल इंटरेक्शन नहीं, पर होता ये है कि जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो इंसान ये सोचता है कि अब इसका क्या करा जाए, या तो इग्नोर कर दो। पर कई चीज़ें ऐसी होती है बीइंग अ फीमेल जो इग्नोर नहीं की जाती। वहाँ पर कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से एक फीमेल का मॉरल जो है वो डगमगाने लगता है, उसका कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगता है। तो यहाँ पर क्या एक प्राइवेसी का जो नाम है, जो हम प्राइवेसी बोलते हैं, क्या ये सिर्फ एक नैतिक शब्द है? देखो दीदी, आपने जिस तरह से पूछा कि क्या प्राइवेसी एक नैतिक शब्द है, बिल्कुल नहीं। प्राइवेसी से अभिप्राय है मेरा नाम, मेरी पहचान और मेरा व्यक्तित्व गरिमा के साथ सिर्फ मेरा है और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो मेरी प्राइवेसी में
बिना मेरी इजाज़त के दखल दे। आपने जैसे कहा कि वो महिला टूट जाती है, मुझे लगता है कि कानून आपके साथ तभी खड़ा होता है जब आप मजबूती से अपने लिए खड़े हों। और सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे आज के दौर में नज़र आती है कि महिलाएं अपमान के डर से या भय के डर से या अपनी गरिमा को नष्ट होने के डर से चुप रह जाती हैं। मेरा उन सभी महिलाओं से आग्रह है कि अगर आपके साथ कभी कोई व्यक्ति आपकी निजता, आपकी गरिमा और आपकी छवि को बदनाम करने की कोशिश करे तो चुप ना बैठें, बस एक कदम आगे बढ़ाएं और वो आपका एक कदम सारी उन आवाज़ों को चुप करा देगा जो आपको दबाने के लिए उठ रही हैं। कानून आपके साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपने निजी अनुभव से, जो मैंने जितने मुकदमे लड़े और जीते ईश्वर के आशीर्वाद से, कि अगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो कानून में इतने गंभीर परिणाम हैं कि वो व्यक्ति दोबारा आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। पर आपको दो चीज़ें ज़रूर करनी है। पहली, आप सारे एविडेंस को इकट्ठा करें और एक अच्छे वकील का साथ लेकर कानून का सहारा लें, पुलिस का सहारा लें। पर पुलिस तो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है। पुलिस तो ये कहती है कि आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आपको यूज्ड टू हो जाना चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आप जो काम करते हैं वहाँ पर आपको रोस्टिंग भी मिलेगी, आपको आपकी बात से असहमत होने वाले लोग भी मिलेंगे। और चूंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हर एक इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोलने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच और असहमति जो आपने बात कही वो बेशक आर्टिकल 91A के अंदर डिफाइन है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये अभिप्राय कतई नहीं कि मैं आपके ऊपर आक्षेप लगाना शुरू कर दूं। आक्षेप और फ्रीडम ऑफ स्पीच में थिन लाइन डिफरेंस है। जिसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी की निजता का हनन बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और मैं भारत की सभी महिलाओं को ये याद दिलाना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, पुट्टू स्वामी रिटायर्ड जज साहब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है वो गरिमा का अधिकार आपको प्रदान करता है, और यह केवल एक लीगल राइट नहीं है। आप ये ध्यान रखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और सरकारों की भी ड्यूटी है और कोर्ट की भी ड्यूटी है कि वो आपकी गरिमा को बचाए रखे। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि दूसरा व्यक्ति जो आपके ऊपर आक्षेप कर रहा है या आपकी गरिमा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेकर चुप हो जाए। बेशक ऑनलाइन जो है वो रिकॉर्ड होता है, पर कानून के सर्वर में भी सब कुछ रिकॉर्ड होता है और वो समय आने पर माकूल जवाब देता है। टाइम जरूर लगता है, पर जब आप उसका परिणाम देखते हैं तो वो परिणाम बड़े गंभीर परिणाम होते हैं। इसीलिए डरे नहीं, आगे आए। सिर्फ एक कदम आपको, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आपकी गरिमा को भंग करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। विगत दिनों में हमने कुछ चीज़ें देखी जो हमने देखा कि एक खबर के रूप में बहुत चली और उसके बाद अचानक से 2 दिन बाद मीडिया पलट गई और उन्हीं चीज़ों को उन्होंने दूसरे तरीके से पेश कर दिया। जैसे कि धर्मेंद्र जी की डेथ, उसको उन्होंने बड़े तरीके से सामने लाया और बोला कि धर्मेंद्र जी जो हैं वो दुनिया से चले गए। अगले दिन हमें पता चलता है कि वो न्यूज़ गलत थी, झूठ बात फैलाई गई थी, जिसका आके उनके परिवार ने और उनके अपने जितने भी लोग थे उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया, ट्वीट किया, उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर वीडियोस बनाकर डाला, यूट्यूब पर आकर उन्होंने लाइव कर कर बताया। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जो है सामने आ गई। लेकिन चूंकि भैया देखिए वो धर्मेंद्र हैं, उनकी वाइफ हेमा मालिनी हैं, उनके पुत्र जो हैं वो बॉबी देओल, सनी देओल हैं, ईशा देओल हैं। अगर हम वहाँ बात करें तो वो एक बहुत देश के जाने माने सभी चर्चित चेहरे हैं। वो पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग है, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकली जिसे कहते हैं मकाम है, नाम है
इज्जत है, और इंडस्ट्री में तो उन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन जब ऐसी कोई झूठी खबर या ऐसी कोई झूठी बात आपके नाम से फैलाई जाती है, एक नॉर्मल इंसान के नाम से फैलाई जाती है, जिसके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख फॉलोअर्स हैं, उनके नाम से जब चीजें फैलाई जाती हैं, तो क्या ये एक गुनाह नहीं है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कानून क्या एक फेमस व्यक्ति और एक आम नागरिक में फ़र्क करता है? बिल्कुल नहीं। कानून में जितने अधिकार एक आम नागरिक को हैं, उतने ही अधिकार एक फेमस आदमी को भी हैं। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने अधिकारों को जानते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और अपने अधिकारों को बचाने के लिए आगे आना जानते हैं। और हम जो नॉर्मल लोग हैं या जो कॉमन व्यक्ति है, वो उन अधिकारों को यूज़ नहीं करना जानता या वो यूज़ नहीं करता। सिर्फ यही डिफरेंस है। कानून में इस बात की कतई गुंजाइश नहीं है कि अमीर और गरीब, बड़ा आदमी और छोटा आदमी, कानून सब के लिए बराबर है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि चाहे कुछ भी आपके साथ गलत हो, आप अपनी आवाज़ को जरूर उठाएं। भैया, क्या किसी का कैरेक्टर एसिनेशन करना अपराध है? बिल्कुल। अगर आपके ऊपर कोई झूठा आक्षेप लगाता है और आपका कैरेक्टर असैसिनेट करता है, तो वो क्या कर रहा है? वो आपकी जो गरिमा से जीने का अधिकार है, उसको भंग कर रहा है। आपका राइट टू प्राइवेसी जो है, उसका हनन कर रहा है। आपका जो सम्मान का अधिकार है, उसका हनन कर रहा है। और दूसरा, ना केवल संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है, बल्कि अगर आप दूसरे शब्दों में देखें तो जो आईपीसी के अंदर डिफाइन है, जैसे डिफेमेशन, वो आपका डिफेम कर रहा है। और अगर डिफेमेशन की बात करें तो वो एक क्रिमिनल अपराध भी है और एक सिविल अपराध भी है। क्रिमिनल अपराध में इस सेंस में कहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर आपका डिफेमेशन करता है या आपके ऊपर आक्षेप लगाता है या आपके ऊपर गलत आरोप लगाता है, तो वो ना केवल क्रिमिनल अपराध कर रहा है, बल्कि वो एक सिविल अपराध भी कर रहा है। और आपके पास दोनों रेमेडी अवेलेबल है। आप उसके खिलाफ वहाँ पर भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह से हमारी सरकार सोशल मीडिया को लेकर गंभीरता से और विशेष रूप से महिलाओं की जो सुरक्षा और उनकी गरिमा को लेकर आगे आई है और जो एडवाइजरी जारी हुई है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा लोगों को समझने की ज़रूरत है। आप सेक्शन 66 सी ऑफ आईटी एक्ट के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। आप आईपीसी का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे प्रोविजन है जिसमें आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया की कोई भी गंभीर प्रॉब्लम लेकर या सोशल मीडिया पर कुछ भी होता है, अगर उसको लेकर हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ हम कहते हैं कि ये एक क्रिमिनल केस है, कि ये सामने वाला जो है ये हमारा कैरेक्टर एसिनेशन कर रहा है या ये हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है, तो वो इसको नकार देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसके अंदर हम सामने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें। सिर्फ हम उनको बुलाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। इस पे कोई एफआईआर नहीं करी जा सकती, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लीगल केस नहीं बनता। तो क्या ऐसी स्थिति में जब पुलिस साथ ना दे रही हो, तो कोई वो व्यक्ति अगर अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहे, तो क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अक्सर हमने देखा कि पुलिस जो है कई मामलों में एफआईआर को रजिस्टर नहीं करती या करना नहीं चाहती। छोटे मोटे अपराध बोल के या आपको डरा के या आपको धमका के या आपको मना करके कि हमें आपका केस रजिस्टर करना पड़ जाएगा, वो आपको मना कर देते हैं। पर कानून रेमेडी लेस कभी भी नहीं होता। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि अगर पुलिस आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेती, तो आप अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, जिसे बोलते हैं 156 सब सेक्शन 3, जिसे हम 156(3) कहते हैं। उसके अंदर आप मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं और मजिस्ट्रेट पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट कॉल करेंगे और उसके बाद जो क्रिमिनल कार्रवाई है वो चल सकती है। आम आदमी डरता है भैया, बार बार वकील के पास जाने से, बार बार अदालत के चक्कर काटने से, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना काम छोड़कर वकालत और इन सब चीज़ों में जाने से इंसान डरता है। तो क्या एक तो आप मुझे ये बताएं, ये सेफ है जाना? बिल्कुल सेफ है। देखिए, आप क्यों डर रहे हैं?
क्या आपने कुछ गलत करा? नहीं। क्या आपने किसी के अधिकारों का हनन करा? नहीं। क्या आपने किसी के ऊपर आक्षेप लगाया? नहीं। कोई व्यक्ति अगर आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सोशल मीडिया या दूसरी तरीके से परेशान कर रहा है, तो आपको मानसिक रूप से भी परेशान कर रहा है और आपकी निजता का भी हनन कर रहा है। और हाल ही में भारत सरकार निजता के कानून को जिस तरह से लेकर आई और जिस तरह से गंभीर हुई है और जिस तरह की एडवाइजरी जारी हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत सख्त कानून होने वाला है और आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डरना उस व्यक्ति को चाहिए जिसने गलत करा। अगर आप अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो वो व्यक्ति बार बार आपके ऊपर आक्षेप लगाता रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब पहली बार उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी, आप मजबूती से खड़े रहें, कानून भी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। दूसरी बात, अगर हमारे देश की महिलाएं इसी बात को ध्यान में रखकर डरती रहेंगी तो लोग आपके साथ बार बार गलत करते रहेंगे। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस बात को बड़ी स्ट्रॉन्गनेस से कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस वाक्य में बड़ा गंभीर संदेश छुपा है ताकि व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति गलत भावना रखता है उसको रोका जाए। और दूसरा, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, वो अपने अधिकारों को जानेंगी, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ी भी हो पाएंगी। क्या भैया किसी के घर का एड्रेस देना ये कानूनन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपकी अपनी निजी जानकारी वो आपका राइट टू प्राइवेसी के अंदर एक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी मैंने कहा, आप देखिए शब्दों को देखिए, राइट टू प्राइवेसी मतलब आपका अधिकार है आपकी प्राइवेसी। और प्राइवेसी क्या? आपका नाम, आपकी पहचान, आपका पता, आपकी बॉडी की प्राइवेसी, आपके फेस की प्राइवेसी, आपके विचारों की प्राइवेसी, आपके वॉइस की प्राइवेसी। जिस तरह से मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल डी फेस के ऊपर बड़ी कठोरता से बात करी कि हमें इस पे कानून बनाना चाहिए, वो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति आपकी बिना अनुमति के आपके घर के पते को सोशल मीडिया पे डालता है या आपकी पिक्चर को गलत तरीके से पेश करता है या आपके विचारों को या आपकी कोई कही गई बात को गलत तरीके से पेश करता है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन करता है। इंडियन पीनल कोड के अंदर भी, आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में भी और कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न प्रोविजनों में भी। आपने पर्सनल फोटो की बात करी तो यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ये एक चेन होती है भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी प्राइवेट फोटोज पहले खींचते हैं, फिर उसके बाद में वो किसी और को देते हैं, फिर वो उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करता है। आजकल तो आपको पता है एआई सब कुछ होने लग गया, एआई से बहुत सारी चीज़ों को जनरेट किया जाता है और उसके बाद फिर कोई थर्ड पर्सन जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे डालता है। कई बार वो जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ डाला जाता है वो भी अनजान होता है, पता नहीं होता कि वो कौन है, कोई नाम नहीं होता, फर्जी एड्रेस होता है। तो क्या अगर कोई ऐसा क्राइम कर रहा है कि पहले तो वो आपकी पर्सनल चीज़ें किसी को दे रहा है, चाहे वो पैसे में दे रहा है चाहे वो फ्री में दे रहा है, तो क्या उस व्यक्ति के ऊपर भी हम कोई केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला है। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी आपका राइट है और आपकी निजी संपत्ति है। अगर मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है और मैं आपका और ये क्रिमिनल केस है? बिल्कुल क्रिमिनल केस है। और मैं आपको उदाहरण देके समझाना चाह रहा हूँ बहुत साधारण भाषा में। आपके पास एक मोबाइल है, वो आपका है, तो वो आपकी संपत्ति है। क्या उस मोबाइल को मैं आपकी बिना अनुमति के ले सकता हूँ? आंसर है नहीं, नहीं ले सकता। इसी तरह आपकी आइडेंटिटी भी आपका एक एसेट है, आपका एक राइट है। आपकी अगर जो आइडेंटिटी है, आपकी जो रेपुटेशन है, अगर वो किसी ने मलिन करने की कोशिश करी तो उसने आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करी। और ये भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से ये सिविल भी और क्रिमिनल दोनों अपराध है। जैसे आपने बोला कि किसी का मोबाइल कोई चेक नहीं कर सकता, तो क्या ये हम पारिवारिक लोगों के लिए भी चीज़ें लगती है, जैसे पत्नी पति के कर लेती हैं, पति पत्नी के कर लेते हैं, तो क्या ये लीगल होता है भैया?
नहीं, देखिए जो प्राइवेसी है वो मेरा अपना निजी अधिकार है। इसीलिए अगर आप देखें तो शब्द जो है वो निजता का अधिकार है। निजता जो है वो व्यक्ति विशेष के साथ चलती है, वो ड्यूअल पर्सनैलिटी में नहीं चलती। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि शादी के बाद क्या आपकी निजता खत्म हो जाती है? नहीं। क्या आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है? नहीं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी और विभिन्न हाई कोर्टों ने भी बार-बार ये कहा है कि एक शादी के बाद कपल की जो आइडेंटिटी है वो निजता में बिलीव करती है। आप अपने स्वेच्छा से किसी को अगर कुछ यूज करने दें तो वो आपका निजी मामला है, पर कोई व्यक्ति आपकी निजता को हनन करने का कोशिश करे या जबरदस्ती करने की कोशिश करे, वो इम्पोजिशन है, वो अनवांटेड इंटरफेरेंस है आपकी आइडेंटिटी में, आपके अपने अधिकारों में, तो वो भी गलत है। कई जगह हमने ऐसा देखा है कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18+ हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप को भी यही लॉ एंड ऑर्डर सिखाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी निजता है और इस निजता के अंदर हम किसी भी प्रकार से अपनी कोई भी चीज़ आपको हमारी स्वेच्छा के बिना यूज़ करने नहीं दे सकते। या आपने मेरा फ़ोन अगर टच कर लिया तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। आपने अगर मेरी कोई फ़ोटो निकाल ली या आपने किसी चीज़ को मेरे को आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की, आपने लैपटॉप पे मेरी हिस्ट्री चेक कर ली कि मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, तो इस चीज़ के अगेंस्ट मैं तुरंत पुलिस में आपकी कंप्लेन करा सकता हूँ। तो क्या ये भी बच्चों की अपनी निजता है जिसमें माँ बाप का कोई हस्तक्षेप नहीं रह जाता? देखिए, निजता जैसे मैंने कहा वो व्यक्ति विशेष का मामला है, पर जब आपने बच्चों की बात करी तो हर चीज़ के साथ एक ड्यूटी इम्पोज होती है, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो माँ बाप जो हैं वो बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे हमें थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता है। हम निजता को तो बनाए रखें पर उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से भी समझाएं। तो निजता जो है वो निश्चित रूप से एक व्यक्ति का विशेष अधिकार है, उसमें हनन जो है वो ना तो कानून में और ना व्यक्ति विशेष में परमिसिबल है। पर बच्चों के मामले में मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा बैलेंस बनाकर उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर हम समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। और 18 साल से पहले के बच्चे अगर इस तरह की बात करते हैं तो अगर आप देखें तो माइनर जो हैं उनके अधिकार जो हैं उनके साथ साथ को चलते हैं, पर माइनर के अधिकार जो हैं वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी क्लब होते हैं। हमारे कानून में जो माइनर हैं उनको बहुत जगह इम्यूनिटी प्रदान की गई है। अगर आप देखेंगे कि क्रिमिनल ऑफेंस अगर होता है तब भी बच्चों को, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अगर आप देखें या पॉक्सो अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में उनकी कंसेंट को नो कंसेंट दर्जा माना है। तो जो कंसेंट और नो कंसेंट के बीच का फर्क है वो माइनॉरिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो माइनर है तो कंसेंट इमैटेरियल बहुत सारे केसों में नजर आती है। कई जगह हम देखते हैं भैया कि पुलिस जो है वो आपकी इजाज़त के बिना और आपकी बिना मर्जी के आपके हाथ से फ़ोन ले लेती है या आपके फ़ोन को अपने पास रख लेती है। तो क्या बिना वारंट के पुलिस का इस तरह से आपका फ़ोन लेना लीगल है? देखिए, अगर आप कानून की बात करें तो बिल्कुल नहीं, बिना वारंट या बिना उसके। पर हाँ, पुलिस के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जैसे आर्टिकल 40 जैसे सेक्शन 41 सीआरपीसी के अंदर था कि अगर उन्हें कोई ऐसा शक हो या कुछ ऐसा सस्पिशियस हो तो वो निश्चित रूप से आपके फ़ोन को ले सकती है। और बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें आप पुलिस आपका फ़ोन चेक कर सकती है। पर यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पुलिस को उस पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा जो कानून में दी गई है। बिना प्रक्रिया का पालन करे अगर पुलिस आपके निजता में हस्तक्षेप करती है तो वो भी कानून का और उल्लंघन क्या है। होती है भैया वो पालन क्या करना पड़ता है? क्या होता है वो उनका देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस? देखिए कई बार क्या होता है कि पुलिस ने आपको रोका और आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगी। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पुलिस रास्ते में खड़ी है और आप जा रहे हैं और पुलिस को शक है कि कोई क्रिमिनल आ रहा है या कोई ड्रग्स ले जा रहा है या कोई और सस्पिशियस आर्टिकल ले आ रहा है, तो पुलिस अगर वहाँ रोक के आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगे या कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ पुलिस को लगे उस समय कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें देश की
जो सॉवरेनिटी है उसको खतरा है, सिक्योरिटी को खतरा है या कुछ और खतरा है, तो पुलिस निश्चित रूप से आपसे आपका फ़ोन या आपकी दूसरी चीज़ें मांग कर वो चेक कर सकती है। पर सीआरपीसी के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो पुलिस के कार्रवाई को व्यवस्थित करता है या उसको निर्धारित करता है, उसके अंदर डिटेल प्रोविज़न है, पुलिस को उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। ओके। जैसे आपने बोला कि कानून के पास हर एक चीज़ का हल होता है या रेमेडी होती है। जब हमारी एस्ट्रोलॉजी में ये बात कही जाती है कि हमारे पास हर चीज़ की रेमेडी होती है, क्योंकि हमारे भी जो ग्रह हैं, अगर हमें उन्हें अच्छी से रीड करना आता है या हम उन्हें अच्छी से पढ़ लेते हैं, तो उनकी हम रेमेडी आपको ईज़िली प्रोवाइड करते हैं। कुछ चीज़ों पर बार-बार बोला जाता है, कानून के नाम पर डराया जाता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं ब्लैक मैजिक, कुछ चीज़ें हैं वशीकरण। इसके लिए कहा जाता है कि ये कानूनी तौर पर ये चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं, या अगर हम बहुत सिंपल वे में बात करें तो कहा जाता है वशीकरण जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती या वशीकरण जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आज देश के 5 प्रमुख जो हमारे राज्य हैं, स्टेट हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक्ट क्यों लगा रखा है? देखिए, जो आपने बात करी ब्लैक मैजिक और वशीकरण, निश्चित रूप से कानून है, पर लोग उस कानून की इंटरप्रिटेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ब्लैक मैजिक या वशीकरण, क्या आप सच में उस इंटरप्रिटेशन को इलाबोरेट कर पाएंगे या करते हैं? लोग गलत इंटरप्रिटेशन को यूज़ करके उसे डराते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं अपनी बात को, मैं ये नहीं कहता कि वशीकरण पे कानून है या नहीं, या वशीकरण होता है या वशीकरण नहीं होता। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। बचपन में जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाते थे या जब आप बड़े हो गए और आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपकी मम्मी या आपके बड़े बुजुर्ग आपको एक चम्मच दही खिलाकर बाहर भेजते हैं। दही चीनी। दही चीनी, तो क्या ये वशीकरण है? लोग इसको भी वशीकरण और ब्लैक मैजिक मानते हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, लोगों ने बोला अरे बिल्ली रास्ता काट गई, तो क्या ये भी वशीकरण और ब्लैक मैजिक है? आप की मम्मी ने आपको देखा, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपकी मम्मी ने मिर्च को हीट करा, उसकी धुनी लगाई और आपके ऊपर से ऐसा उतारा और उसे डाल दिया, चौराहे पे डाल दिया, क्या ये ब्लैक मैजिक वशीकरण नहीं है? शब्दों की सीमाएं और शब्दों का विन्यास और शब्दों की इंटरप्रिटेशन जो है और कानून उसे कैसे बांधता है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। लोग गलत तरीके से कानून की व्याख्या करके लोगों को डराते हैं, मुझे लगता है वो बंद होना चाहिए। लोगों को, इसीलिए मैंने कहा, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर हम उसे सही से एप्लीकेबल कर पाएंगे और हम अपने अधिकारों को और कानून को सही से पढ़ पाएंगे, उसके शब्दों को सही से पढ़ पाएंगे, तो मुझे लगता है कि लोग जब इस बात से डराते हैं कि ब्लैक मैजिक वशीकरण, वो नहीं कर पाएंगे। पर मेरा तो यहाँ पर सबसे जो सवाल है वो ये है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक और वशीकरण जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। लोग बड़े तन के ये बात बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है तो हमारे संविधान में ऐसी चीज़ें साबित करने पर या उनके कॉजेज़ जो भी हैं, जो उनके अंडर जो भी चीज़ें प्रमाणित की जाती हैं, अगर वो चीज़ें आती हैं तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कानून बनाया गया है, जिसे 5 स्टेट आज भी अपने लेवल पर निभा रहे हैं और उसे मानते हैं। तो जब हमारा संविधान इस चीज़ को मान रहा है कि ब्लैक मैजिक और वशीकरण जैसा कोई तंत्र होता है, ये केवल इंडिया में ही क्यों लगा हुआ है, तो फिर लोग इतनी इजीली इस चीज़ से डिनाई कैसे कर जाते कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है? देखिए, आपने जो ब्लैक मैजिक और वशीकरण की बात करी, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ या जो मैंने पढ़ा है, जैसे महाराष्ट्र में ब्लैक मैजिक और वशीकरण के संबंध में कुछ कानून है जी है। और दूसरे स्टेट में भी कानून है। आप उसके बैकग्राउंड में जाइए कि सरकारों को ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जी। ये कानून उन लोगों के लिए बनाए गए जो वशीकरण या ब्लैक मैजिक के नाम पर लोगों का मर्डर कर देते थे,
पैसे लूट लेते थे या दूसरे इल्लीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देते थे। उस तरह की चीज़ों को बंद करने के लिए सरकार इस तरह के कानून लाई, जब लोग इस तरह के शब्दों का दुरुपयोग करने लग गए और लोगों ने अब इस शब्दों को दूसरी श्रेणी में परिभाषित करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है इस संदर्भ में हमें और ज़्यादा एजुकेटेड होने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली। वास्तव में कानून क्या है। देखिए, कानून कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता। कानून का बड़ा बेसिक सा अर्थ है आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा और आपकी शांति। और जब भी आप इन तीनों से प्रतिबंधित नहीं होते, तभी कानून आपके आड़े आता है। बिल्कुल सही। तो इसके ऊपर हम एक बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट फिर करेंगे भैया। आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात कर रही थी, सोशल मीडिया, तो मेरा एक आपसे सवाल ये भी है, क्या मीडिया ट्रायल आपकी रेपुटेशन खत्म कर देती है? निश्चित रूप से। अगर आप देखें तो एक मीडिया ट्रायल पे हाल ही में मेरा एक बड़े वेबिनार में एड्रेस था। देखिए, मीडिया ट्रायल बहुत जल्दी आपको दोषी या आपको निर्दोष साबित कर देता है। मान लीजिए आप इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके इतने सारे क्लाइंट हैं, इतने सारे लोगों को आप एडवाइस करती हैं और एक व्यक्ति आकर अगर आपके ऊपर कोई आक्षेप लगा दे या गलत आपके संदर्भ में कुछ कह दे, वो चीज़ कोर्ट में साबित हुई या वो नहीं हुई, उसका ट्रायल हुआ या नहीं हुआ, उसके पीछे सबूत क्या थे, वो सही था या गलत था, उसने कोई आक्षेप आपके ऊपर लाके लगा दिया, 4 लोगों ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, कुछ लोगों ने भद्दा कमेंट करा, कुछ लोगों ने अच्छा कमेंट करा, कुछ लोगों ने आपका कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, तो आपकी जो रेपुटेशन है वो 1 सेकंड में मीडिया ट्रायल ने ख़त्म कर दी या मीडिया पे बैठे हुए लोगों ने ख़त्म कर दी। तो मुझे लगता है जो मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया का जिस तरह से दुरुपयोग आज के समय में हो रहा है, उस पे सरकारों को गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकारों को सख्त कानून बनाने चाहिए और तीव्र गति से कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से लोग आज राइट टू स्पीच के नाम पर, मीडिया ट्रायल के नाम पर, सोशल मीडिया के नाम पर जिस तरह से लोगों का कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, किसी भी तरह के आक्षेप लगाते हैं, वो बंद होने तो चाहिए। जो ये लोग कमेंट्स करते हैं, क्या इनके विरोध में भी हम लीगली प्रोसीजर कर सकते हैं? निश्चित रूप से। देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि मैंने तो बस यूं ही किसी चीज़ को सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कर दिया था या मैंने यूं ही कोई कमेंट कर दिया था, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। देखिए, सोशल मीडिया एक व्यापक माध्यम है पब्लिक एट लार्ज में जाने का, और जब आप कोई कमेंट करते हैं या आप उस पे कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों को उसमें पिरोहित कर रहे हैं, उस पे इम्बोस कर रहे हैं, और वो आपका एक एक्ट है। और जब भी कानून में कोई एक्ट होता है और वो किसी कानून का वायलेशन करता है तो वो निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ वो व्यक्ति नहीं जो सोशल मीडिया पे कोई वीडियो बनाता है, कोई कैंपेन करता है या वो बोलता है, वो व्यक्ति भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो आकर कमेंट करते हैं या दूसरे आक्षेप लगाते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है या वो झूठे हैं या कानूनी रूप से वो ठीक नहीं है। यहाँ एक बहुत पर्सनल सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगी। अगर कोई पार्टनर, कोई जिनका रिलेशन चल रहा है, लव रिलेशनशिप में, और पार्टनर अगर ये कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे अपना पासवर्ड दो, तो क्या ये लीगली ठीक है? प्यार में पासवर्ड की क्या जरूरत? प्यार जो है वो तो विश्वास पे चलता है। वो जमाने लद गए भैया। जब आप किसी का अब तो सोशल मीडिया से प्यार चलता है, सुबह फेसबुक से चालू होता है, रात को इंस्टाग्राम पर आता है, उसके बाद 4 दिन वो साथ में स्टेटस पर रहता है
और फिर उसके बाद ब्लॉक हो जाता है। ये प्यार हो गया है। अगर इसी तरह का प्यार होता है तो वो सोशल मीडिया की तरह ही जो है थोड़े समय में भुला दिया जाता है। प्यार एक पवित्र अनुभूति है और जब आप प्यार को परिभाषित करते हैं तो उसमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। पर कानूनी रूप से अगर मैं आपको इसका आंसर दूं तो ये आपकी निजता का अधिकार है और आपकी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति, भले वो आपका पार्टनर हो, आपके पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। क्या आप किसी की प्राइवेट चैट स्क्रीनशॉट्स लेकर डाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर कोर्ट में एज एन एविडेंस उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत व्यक्तियों की प्राइवेसी को दर्शाती है। किसी तीसरे व्यक्ति को अनऑथराइज रूप से वो लेकर और सोशल मीडिया पर डालना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है कानून में। सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे होते हैं। जा तेरे से जो किया जाए कर ले, तेरे से जो उखाड़ा जाए उखाड़ ले। मोर किसी को सरिया डालने की बात की जाती है किसी लेडी के लिए, या किसी लेडी के लिए गंदी गंदी उसके चरित्र पर बातें की जाती हैं, उनके कपड़ों को लेकर जो है टिप्पणी की जाती है बहुत गंदी गंदी तरह से। तो भैया क्या ये सारी जो चीज़ें हैं ये करना लीगल है? बिल्कुल नहीं। आप किसी महिला का अपमान कर रहे हैं, किसी महिला का अपमान करना क्या लीगल है? और आजकल अगर आप देखें तो कानून महिलाओं के अधिकारों के प्रति बहुत सख्त हो गया है। और जिस तरह से हम भारत सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस तरह से मोदी सरकार ने अभी जो हाल फिलहाल में क्रिमिनल एक्ट में जो अमेंडमेंट करे और महिलाओं के प्रति जो उन्होंने जो कानून में सख्ती लेके आए कि आपकी कोई स्टॉकिंग कर रहा है, स्टॉकिंग सिर्फ आपका पीछा करना ही नहीं है, सोशल स्टॉकिंग भी है। आपकी जो कमेंट करना, आपके ऊपर आपके सोशल मीडिया पे आके उसमें अनऑथराइज एक्सेस करना या उसको किसी और आपके बिना अनुमति के उसको फॉरवर्ड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। आपकी फोटो के साथ बहुत गंदे गंदे मीम्स लगा दिए जाते हैं, आपकी कोई छोटी सी वीडियो निकाली जाती है उसके साथ मीम्स लगा दिए जाते हैं और फिर उसको मजाक के तौर पर कि हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो बड़ा फनी था, जोक था, इस तरीके से प्रेजेंट करना, क्या ये कानून के दायरे की चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मीम जो है वो हंसी का पात्र हो सकता है, पर क्या आप किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को मीम के लिए या मीम बनाकर उसको खराब कर सकते हैं या दूषित कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। और अगर आप देखें जो डिफेमेशन कानून है वो बहुत ही सख्त कानून है। डिफेमेशन का जो आधार है वो आपकी जो रेपुटेशन है उसे संरक्षित करने का अधिकार है। और जो रेपुटेशन हमारे जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया, जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में भी कहते हैं कि रेपुटेशन अगर आपकी एक बार चली गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। इसीलिए रेपुटेशन जो है वो बड़ी गंभीर बात है और कोई अगर ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो कानून का तो उल्लंघन भैया करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब जैसे मैंने अपने लिए जब स्टैंड लेना चालू किया था तो लोगों ने मुझे बड़े तरह के कमेंट्स करे और लोगों ने क्या किए, सामने वाले के ही बहुत सारे समर्थक थे जिन्होंने बहुत कमेंट्स किए कि पब्लिक फिगर बनने का बहुत शौक है तो फिर ये सब तमाशे क्यों? अगर तुम कुछ भी आकर कहने का तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम कुछ भी आकर कह सकते हो तो फिर कुछ भी सुनने की भी फ्रीडम रखो। तो क्या भैया पब्लिक फिगर का अपना कोई प्राइवेसी नहीं है? निश्चित रूप से पब्लिक फिगर की प्राइवेसी है और मुझे लगता है कि लोगों को जब पब्लिक फिगर के साथ कुछ कहना पड़े तो उन्हें बड़ी गंभीरता से और बड़े रिस्पॉन्सिबल ढंग से कहना चाहिए। आप किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकते और आपके पास क्या अधिकार है कि आप किसी को कुछ भी कह रहे हैं? किस अधिकार से कह रहे हैं? क्या कानून आपको यह राइट देता है? बिल्कुल भी नहीं देता। क्या कानून आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप आकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी की भी निजता का हनन करें? क्या कानून आपको यह अधिकार देता है कि किसी भी महिला की इज्जत से आप खिलवाड़ करें? क्या कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप किसी महिला की रेपुटेशन को लोअर डाउन करें? नहीं।
फ़र्क सिर्फ इतना है, और मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि जब ऐसे लोग इस तरह की भाषा का या इस तरह के एक्ट को करते हैं, वो महिलाएं आगे नहीं आ पाती, वो महिलाएं कोई लीगल एक्ट नहीं लेती। देखिए, कानून के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम जल्दी ही दूर होगी। कानून के साथ प्रॉब्लम ये है कि कानून एक्ट करने में या व्यक्ति को सजा देने में थोड़ा टाइम जरूर लेता है। वो पूरा रिकोर्स और पूरी प्रक्रिया को फॉलो करता है, पर कानून अपना काम जरूर करता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह कोई भी आपकी प्राइवेसी का हनन करता है तो आप चुप ना बैठें, स्टैंड लें, और कानून आपकी रक्षा जरूर करेगा। जैसे मैंने जब केस डाला था भैया, तो मुझे बहुत जल्दी कोर्ट से राहत मिली थी, और विदिन 7 मिनट्स जो हमारे माननीय जज साहब हैं, उन्होंने हमें ऑर्डर दे दिया था, और ऑर्डर हमारे पक्ष में था। लेकिन उसके बावजूद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता रहा, और आज भी हो रहा है। तो क्या इसके लिए भी हम लोग कोई और केस या कोई और चीज कर सकते हैं? अगर कोई कानून को ही ना माने, उसे ही सरासर नकार दे कि ठीक है, दिया होगा किसी जज ने को जो भी अपना फैसला दिया होगा, अगर सामने वाला उस चीज को ना माने, और अगर ठीक है उसको ये बोला गया कि आप नहीं बोल सकते, तो उसने अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे बोलना स्टार्ट कर दिया, तो क्या वो जो लोग हैं जिनके प्लेटफॉर्म पर वो बोल रहे हैं, क्या वो बराबर से गुनहगार नहीं है? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया जो है वो एक ब्रॉड वे है। उसमें जो भी व्यक्ति सहयोग करते हैं वो निश्चित रूप से उतने ही भागीदार हैं जितना वो व्यक्ति खुद। अगर मैं आपको कानून की भाषा में बताऊं तो हमारे यहाँ 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन और एक 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके केस के फैक्ट क्या हैं, पर जैसे आपने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक गंभीर मामला है। आप कोर्ट की ऑर्डर का वॉयलेशन कर रहे हैं, आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, जो मुझे लगता है बहुत ही गंभीर मामला है। और ऑनरेबल कोर्ट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आजकल बहुत गंभीर है, और मुझे लगता है होना भी चाहिए। हम सब कानून से बंधे हैं, और हम सबको कानून और कानून की भावनाओं का आदर करना चाहिए, और जो ऑर्डर हैं उसे फॉलो करना चाहिए। अगर किसी महिला को बार बार, देखिए क्या होता है कि आपने एक आधी बार कभी किसी के खिलाफ बोल दिया, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर कोई आपको टारगेट करके बार बार सोशल मीडिया पे आपकी इज्जत उछाल रहा हो, बार बार आपके लिए गलत चीजें फैला रहा हो, तो कहते हैं ना भैया कि झूठ जितनी बार बोला जाता है वो उतनी बार सच नजर आता है। तो इस तरह के झूठ को जब बार बार सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए यूज किया जा रहा हो, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, झूठ आप 50 बार भी बोलें, वो झूठ झूठ रहता है, और कानून में एक निश्चित प्रक्रिया है। कानून में जो भी आप बोलते हैं उसमें ट्रायल होता है, एविडेंस देखे जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद जजमेंट दी जाती है। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि अरे अभी कुछ नहीं हो रहा, ये कानून अपना काम नहीं कर रहा, या मुझे राहत नहीं मिली। मुझे लगता है कि आप अपने जो अधिकार हैं या कानून ने जो आपको संरक्षण दिया उसका उपयोग करें, और थोड़ा धैर्य बना के रखें। कानून थोड़ा डिले हो सकता है, पर वो रेमेडी लेस नहीं होता, और वो अपना काम जरूर करता है। अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप के बाद एक पार्टनर उसे ब्लैकमेल करता है, या उसकी निजी चैट्स या निजी जो उसकी फोटोज हैं उनको अगर सबके सामने पब्लिक करता है, तो क्या ये कानूनी एक तरीके से अपराध नहीं है? बिल्कुल है। जैसे मैंने कहा कि निजता का अधिकार जो है वो आपका अपना अधिकार है, और आपकी निजता केवल आपकी पहचान तक ही सीमित नहीं है। आपकी निजता उन सभी बातों पे लागू होती है जो आपके व्यक्तित्व को बनाने में सहायक हैं।
चाहे वो आपके विचार हों, चाहे आपकी फ़ोटो हो, चाहे आपकी पहचान हो, चाहे आपके घर का एड्रेस हो, चाहे आपके सोशल मीडिया प्रेज़ेंस हो या और दूसरी चीज़ें जो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को बनाती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना उसका हनन करता है तो निश्चित रूप से वो कानून का वायलेशन करता है। हमारे देश के एक बहुत जाने-माने कथावाचक हैं, उनका विवाह हुआ और विवाह के अगले दिन ही उनकी पत्नी की जो है फ़ोटो एआई से बनाकर और बहुत गलत तरीके से एडिट करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ और सोशल मीडिया पर फैलाई गई। फैलाने वाली जो भी आईडीज़ थी वो किसी मान्य व्यक्ति की नहीं थी। वो सारी की सारी नकली आईडीज़ थी और वो होता क्या है, सोशल मीडिया पे जब आप कुछ डालते हैं तो लोग उसको शेयर करते हैं, फिर शेयर करते हैं, फिर शेयर करते हैं। तो वो निकली तो नकली आईडीज़ से चीज़ें थी, लेकिन वो शेयर होते वो इतनी मल्टीपल टाइम्स फैल गई चीज़ें कि उसके ऊपर लोगों के अलग-अलग विचारधाराएँ, विचार और कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको क्या लेना-देना, उनकी दूसरी है, तीसरी है, आपको क्या मतलब है? ये आजकल बड़ा कॉमन चीज़ हो गया है कि अगर सपोज़ करिए मैंने आपके साथ कोई फ़ोटो खिंचवा ली और वो फ़ोटो किसी के पास पहुँच गई, तो उस फ़ोटो को लगा के लोग ये कह देते हैं दे आर इन रिलेशनशिप या इनका कोई पास्ट में रिलेशन था। चाहे भाई-बहन भी खड़े हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी घर परिवार के लोगों से नहीं मिलाता। एक निश्चित रूप से लोगों को अपने साथ कनेक्ट करता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं पॉडकास्ट करने जाती हूँ, आप पॉडकास्ट करने आए तो आप अकेले मेरे यहाँ पॉडकास्ट करने आए। मैं पॉडकास्ट करने जाती हूँ तो मैं अकेले पॉडकास्ट करने जाती हूँ। वहाँ मेरे बगल में मेरे पति, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार नहीं बैठा होता। अब किसी को सोशल मीडिया से आपकी फ़ोटो मिल जाती है किसी और के साथ। अब वो नीचे उसके नीचे एक कमेंट कर देते हैं कि ये इनका प्रीवियस रिलेशनशिप था या ये इनके प्री हस्बैंड थे, इनकी पहले भी इनसे शादी हो चुकी है। और वो इतने मल्टीपल टाइम्स फैलाया जाता है, उस पे इतने अलग-अलग तरह के कमेंट्स लोगों के आते हैं, अच्छे, बुरे, सब तरह के। इस स्थिति परिस्थिति में क्या करना चाहिए उस विशेष व्यक्ति को? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा, बार-बार अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो उसे सबसे पहले तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, साइबर क्राइम में अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए और सोशल मीडिया जो भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसके ऊपर भी ग्रीवांस रिट्रेसल फ़ोरम्स बनी हुई हैं और उसका पूरा मैकेनिज़्म उन्होंने दे रखा है। मुझे लगता है कि वैसे जो फ़ोरम्स हैं, उस पे जाके भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराना चाहिए और जो व्यक्ति उस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर रहा है, उसको भी ब्लॉक कराने के लिए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ से आपको ब्लैकमेल करे, तो क्या करना चाहिए? ब्लैकमेलिंग इटसेल्फ इज़ एन क्रिमिनल ऑफेंस। ब्लैकमेलिंग जो है गंभीर अपराध है और उसके लिए बहुत गंभीर सजाओं का प्रावधान है और ये कॉग्निजेबल पर ऑफेंस है। बच्चियाँ और लड़कियाँ, महिलाएँ डर जाती हैं। यही सबसे बड़ी कमी है जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में नज़र आती है। आपको मैं एक उदाहरण देना तो चाहता हूँ। भैया, जहाँ मैं आपसे एक बीइंग अ फीमेल ये बात कह रही हूँ, आप मेल हैं इसलिए आप शायद पता नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे। लेकिन चूँकि मैं एक औरत हूँ और औरत के दर्द को बहुत जल्दी समझ लेती हूँ। जब एक औरत बोलती है या किसी चीज़ का विरोध करती है, तो उसकी इज़्ज़त और उतारी जाती है। जब वो किसी के खिलाफ बोलने पर आती है, कंप्लेन कराती है, तो उसका हैरेसमेंट और ज़्यादा किया जाता है। उसे थ्रेटनिंग दी जाती है, उसे अलग-अलग तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। इवन उनके घर वालों तक को दबाया जाता है और नाना प्रकार की चीज़ें उस लड़की को सिर्फ़ इसलिए सहनी पड़ती हैं क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रही है। दुनिया और समाज जो है वो वहाँ पर हर कोई जज बन जाता है और हर कोई उसको जज करने लगता है। कुछ कहते हैं ये सही है, इसका साथ देना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, गलती इसकी भी होगी। आप जब ऐसी चीजों में जोर से बोलते हैं, आप जब इस चीज का विरोध करते हैं, तो कहा जाता है कि जोर से बोलकर, चिल्लाकर सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की जो मेंटल प्रेशर या इस तरह का जो हैरेसमेंट है,
उस लड़की को केवल एक केस करने पर या उस चीज के विरोध में खड़ा होने पर सहना पड़ता है। आप देखिए, जब मैंने इस चीज के विरोध में बोलना चालू किया था तो मेरे दिन की 5-5, 6-6 वीडियोस बननी स्टार्ट हो गई थी। और वो लेडीज, वो लड़कियां जिनकी एक वीडियो आई, 2 वीडियो आई और उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो धीरे धीरे करके सामने वाला उनके लिए चुप हो गया। मैंने जब बोलना स्टार्ट किया, मैंने जब विरोध करना स्टार्ट किया इस बात का, तो सामने वाले ने मुझे हैरेस करने के लिए नई चीजें और नई चीजें और नई चीजें करनी स्टार्ट कर दी। और अब आपके अंदर सबसे बड़ा ये सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि जो लोग आपके पास आते हैं वो आपको ये कहते हैं वो नंगा है, उसे छोड़ दो, इस गंदगी में, इस कीचड़ में मत पैर रखो। तो फिर लड़ाई कैसे लड़ें? अगर हम सही हैं, अगर हमारी चीजें हम जो कर रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम किस तरह से लड़ाई करें? क्योंकि हमारी लड़ाई केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक मेंटल लेवल की लड़ाई है, हमारी रेपुटेशन, हमारे कैरेक्टर की एक सबसे बड़ी लड़ाई है। आप कुछ भी बोलने जाएंगी, आप कुछ भी कहेंगी, किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई करेंगी, ब्लैकमेल जब आपकी फोटोज पे आपको किया जाता है, जब आपकी निजी वीडियोस पे आपको ब्लैकमेल किया जाता है, जब बात करी जाती है आपकी पर्सनल चीज़ों पर, आपकी पर्सनल चीज़ों को जब इस तरीके से सामने लाया जाता है, तो एक लड़की के अंदर बड़ी हिम्मत चाहिए इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। एक औरत को बड़ा मजबूती चाहिए पीछे से लड़ने के लिए। तब समाज, अपने ही लोग, अपने ही फॉलोअर्स आपको वहां चुप कराते हैं, अरे चुप करिए मत बोलिए, चुप करिए मत बोलिए। तब उस कंडीशन में उस केस को, चूंकि उसको तो टाइम लगेगा, वो तो जब आएगा समय तब सामने आएगा, लेकिन तब तक वो जिस चीज से गुजर रही है, जो मेंटल हैरेसमेंट से, जो उसकी रेप्यूटेशन खराब हो रही है, उन सब चीजों के लिए कानून क्या मदद करता है उस बच्ची की? देखिए, जैसे आपने कहा कि महिलाएं जो हैं वो डर जाती हैं, अगर आप डरा दी जाती हैं। डरा दी जाती हैं। डर जाएंगी तो वो तो जाएंगी ही नहीं। अगर मैं डरूंगी तो मैं जाऊंगी नहीं पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने वहां जाकर बोला कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति मेरा जो है एड्रेस रिवील कर रहा है, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मेरे ऊपर गंदी वीडियोस बना रहा है, एक व्यक्ति है जो मेरे लिए 4 शादी दावा कर रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन करिए और उससे ये पूछिए कि वो 4 शादियों के सर्टिफिकेट ला कर दे आपको। मेरे वो 4 पति यहां लाकर खड़ा करे जिनके साथ मेरी शादी हुई है। 10 लाख लोग उस व्यक्ति को सुन रहे हैं। वो 10 लाख लोगों तक एक गलत और एक फेक और एक झूठ न्यूज फैला रहा है। आप उसको लाकर यहां खड़ा करके उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो उस वक्त पर मुझे ये कहा जाता है, ये तो आपकी जो है ना मैम मानहानि का केस है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? देखिए, मानहानि भी आपने जैसे कहा वो भी 2 तरह की मैंने बताई। एक सिविल मानहानि जिसमें आप कंपनसेशन डाल सकते हैं, और दूसरी क्रिमिनल। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कानून जो है वो टाइम जरूर लेता है, पर वो अपराधी को छोड़ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, महिलाएं जो हैं वो हमेशा शक्ति का स्रोत मानी गई हैं, और अगर आप हमारा इतिहास उठाकर देखें तो सच की आवाज़ को हमेशा दबाया गया, पर सच सच रहता है। वो कितनी भी दबाव उसके ऊपर डाला जाए वो उभर कर सामने आता है। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह का गलत या प्रोपेगेंडा फैलाता है, कानून सब देख रहा है और कानून में सबका इलाज है। तो इसीलिए आप कानून में विश्वास रखिए, भारतीय न्याय में विश्वास रखिए, वो आपको जरूर न्याय दिलाएगा। देर से सही, पर न्याय जरूर मिलेगा। न्याय तो जरूर मिलेगा, क्योंकि सच की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, और यहाँ हार केवल एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, यहाँ हार हमारे वेदों पुराणों की, हमारी सत्यता की है। जैसे कि मैंने
किसी एक पॉडकास्ट में ऐसा बताया कि हनुमान जी के 3 विवाह हुए। इस बात को ये सामने लाया गया कि मैं ये गलत बात बोल रही हूँ, तो आने वाली जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो विवाह हुए और बिल्कुल हुए, जिनकी कहानी, जिनके किस्से, जिनकी प्रामाणिकता हमारे वेद पुराणों में है। और जिन लोगों को इस बात के बारे में ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाले अज्ञानी हैं, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं। तो जिसने पढ़ा ही नहीं उसको क्या मालूम। आप मुझसे आज धाराओं के बारे में बात करेंगे, मुझे धाराओं का कुछ पता ही नहीं, तो मेरे आगे तो ये ऐसा है कि भैंस के आगे बीन बजाना या काला अक्षर भैंस बराबर। तो यहाँ बात आती है ये कि सामने वाले ने तो पढ़ा ही नहीं, वो तो अनपढ़ है इस चीज को लेकर। लेकिन जो पढ़ सकता है, जिसको इस बारे में ज्ञान हो सकता है, उसे देना हमारा फर्ज बनता है। इसीलिए शायद हमने चीजें पढ़ी और इसीलिए हम आगे दे रहे हैं। गुरुकुल के अंदर जो चीजें पढ़ाई जाती थी और उनके शिष्य जब उन चीजों को पढ़ते थे, तो वो शिष्य ये नहीं कहते थे अपने गुरु को कि नहीं नहीं ये बात तो गलत है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी अज्ञानता है, लेकिन जिसने पढ़ा है ये उसका ज्ञान है। उस ज्ञान के ऊपर मोहर लगाना या नहीं लगाना, आपको ये अधिकार कौन दे रहा है? आपको कौन ये अधिकार दे रहा है? क्या आप उस लेवल की पढ़ाई कर चुके जो आप जज बनकर उस चीज को यहां पर प्रमाण कर रहे हैं? नहीं, नो। तो बात यहां पर इस चीज की आती है कि ये लड़ाई एक व्यक्ति के एक व्यक्ति से नहीं है, यहाँ बात लड़ाई धर्म की है। और यहाँ बात हमारे सनातन धर्म की है, जिसको बदनाम किया जा रहा है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये गलत तरीके से चीज़ें बताते हैं, ये गलत चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, जो बर्दाश्त कतई नहीं होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये सारी सत्यता जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही हमारे इतिहास में बहुत सारी किताबों को जला दिया गया, बहा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और जो हम लोगों के पास अपने पूर्वजों के द्वारा मिले हुए कुछ गुप्त ज्ञान और गुप्त किताबें, गुप्त कोश हैं, उन्हें हम जब दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके से हमारी बात को दबाया जाता है, क्योंकि सामने वाला बहुत अच्छा। हम क्यों नहीं दबा रहे? हम क्यों किसी के विरोध में आके एक भी वीडियो नहीं बना रहे? हम क्यों कभी ये नहीं कहते कि इसका ज्ञान खराब है? आप जो दे रहे हो आप देते रहो, हमारे पास जो है हम वो दुनिया को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ज्ञान बहुत है, जो हमें देते देते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो सही क्या है, गलत क्या है, उस पर टिप्पणी बाद में करेंगे। पहले अपना जो सही ज्ञान है वो दुनिया को देते हैं। सामने वाले के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बैठकर सिर्फ बगल वाली आंटी की तरह, जैसे पड़ोसी होते हैं ना, तो वो सिर्फ आपके घर की बुराई 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 खेलकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ज्ञान का प्रदर्शन करिए, ज्ञान दिखाइए। वो ज्ञान कोई नहीं दिखा रहा, और जनता भी ऐसी है कि वो उनसे ये नहीं कह रही कि ज्ञान तो दिखाइए, आपका तो दिखाइए। चलिए, हनुमान जी ने 3 विवाह नहीं किए, मान लिया, तो हनुमान जी का 1 विवाह बताइए, 2 विवाह बताइए। तीसरा हम उनसे पूछ लेंगे जो कह रही हैं कि 3 विवाह हुए हैं। बात बहुत सीधी, सिंपल सी और सटीक है। लेकिन बात यहां पर यह आ जाती है फिर घुमा फिरा कर कि जब ऐसी किसी चीज को या ऐसी किसी बात को सामने रखा जाता है, तो उस कंडीशन पर पुरानी जो चीजें होती है, जैसे स्क्रीनशॉट है या पुरानी कोई वीडियो है, उसे डिलीट कर दिया जाता है। तो अब प्रमाण क्या है हमारे पास? देखिए, आपने कहा कि अगर स्क्रीनशॉट या पुरानी चीज़ें डिलीट भी करी गई, तब भी कानून में किसी चीज़ को प्रूव करने के 2 साधन हैं। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और दूसरा मौखिक एविडेंस। अगर वो व्यक्ति मौखिक रूप से भी कुछ कह रहा है, तो वो भी एविडेंस की श्रेणी में आता है, वो भी एक्ट की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगता है कि आप उस पे भी अगर आप अपने सत्यता को प्रमाणित कर देंगी और उस व्यक्ति को झूठा साबित कर देंगी, और उस व्यक्ति ने उस आधार पर आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करी, तो आप निश्चित रूप से उसके ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। तो क्या ऐसा व्यक्ति स्क्रीनशॉट डिलीट करके बच सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आजकल कानून और जो टेक्नोलॉजी वो इतनी एडवांस है कि आप ये सोचें कि मैंने अगर कोई स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी में एक बात कही जाती है कि व्यक्ति मर जाता है, पर वो सोशल मीडिया की दुनिया में हमेशा जिंदा रहता है। और एक बात और, अगर आप टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा जानती हैं, तो ये कहा जाता है कि आपने किसी पेन ड्राइव को या आपने किसी हार्ड ड्राइव को पूर्णतः नष्ट कर दिया, तो क्या डाटा रिकवर नहीं होगा? हो जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस, और आजकल को एआई का ज़माना है। आप स्क्रीनशॉट डिलीट करके ये नहीं कह सकते
कि मैं बच जाऊंगा। देखिए, प्रमाण जो है वो अगर सच्चे हैं तो वो निश्चित रूप से बाहर आ जाते हैं। ऑनलाइन बड़े फ्रॉड हो रहे हैं भैया। लड़की की फोटो लगाकर लड़का चैट करता है, लड़के की फोटो लगाकर लड़की चैट करती है, सामने वाले को अपनी बातों में बहलाते हैं, उनके साथ में प्रेम संबंध की बातें करते हैं, फिर उन्हें इमोशनली किसी तरीके से ट्रैक करा जाता है, और ये मेरा इतना बड़ा बिजनेस में नुकसान हो गया, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम मेरी मदद कर दो। सामने वाला चूंकि प्यार में आ चुका है, उनके साथ एक अपना कमिटमेंट बांध चुका है, और वो उनको पैसे दे देता है। कई कई जगह ऐसा देखा जाता है कि फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं जहां आदमी पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो फिर भी मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाकर नई प्रोफाइल बना रहा है और मिल के आ रहा है परिवार से, शादी तय कर रहा है, दहेज के नाम पर बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, अच्छा खासा पैसा ले रहा है और गायब हो जा रहा है। तो क्या ऐसे जो फेक अकाउंट्स हैं, या फेक अकाउंट से गाली गलौज करना, फेक अकाउंट से कमेंट्स करना, क्या इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता? बिल्कुल करा जा सकता है। देखिए, आप ये सोचकर आप ये सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपने किसी फेक अकाउंट से या किसी और अकाउंट से कोई कमेंट करा तो आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक हो रहा है। और आजकल जिस तरह से अभी हाल ही की न्यूज़ की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआई को लेकर इतनी गंभीर है और इसकी चुनौतियों को लेकर इतनी गंभीर है कि वो एक पूरा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटियां चल रही हैं, और इस तरह की एक्टिविटियां देश के लिए भी खतरा है कि फेक अकाउंट बनाकर किसी के बारे में भी कुछ कह दिया, मोदी जी के बारे में भी कुछ कह देते हैं, किसी महिला के बारे में कुछ कह देते हैं, या किसी और सेलिब्रिटी के बारे में बहुत सारी ट्रोलिंग हो जाती है फेक अकाउंट से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उस पर सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है, और अगर मेरी जानकारी सही है तो आने वाले सेशंस में सरकार इस पे बिल भी लाना चाहती है। इस तरह की सरकार की कुछ मंशा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया कि सरकार एआई को लेकर बहुत गंभीर है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये सोचें कि आपने कोई फेक अकाउंट बनाकर और किसी पे कोई कमेंट कर दिया आप बच जाएंगे, आप नहीं बच सकते। एक रात को 11 बजे नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन में एक फोटो के नीचे लिखा होता है कि सच्चाई जानो इसके बारे में, और कुछ ही देर में वो जो वीडियो है या वो जो फोटो है वो ट्रेंडिंग में आ जाती है। तो क्या इज्जत को ट्रेंड किया जा रहा है? ये अपराध किया जा रहा है? देखिए, ये जिस तरह से आपने कहा कि एक सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर डालकर और ये कहा गया कि इसकी सच्चाई जानो, तो तो क्या ये कोई आपराधिक हमला नहीं है? बिल्कुल आपराधिक हमला है। देखिए, आप अपराध कैसे होता है? किसी बात को या किसी तथ्य को गलत तरीके से पेश करना जो सही नहीं है। दूसरा, जब ये बात किसी महिला के संदर्भ में हो जाए तो महिला की अपनी गरिमा, उसकी अपनी निजता और उसकी जो नारी तत्व है उस पे अगर हमला है तो निश्चित रूप से एक गंभीर अपराध है, और ये निश्चित रूप से क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में भी आता है। और आईटी एक्ट के अंदर कई प्रोविजन है जिसके अंदर ये अपराध बनता हुआ नजर आता है। क्या इन सब चीजों के लिए महिलाओं को अवेयर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी बार बार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारा देश जो मातृत्व पे गंभीर है, हमारा देश जिसमें नारी को शक्ति के रूप में परिभाषित करा गया, हमारा देश जिसमें नारी को देवी के रूप में पूजा गया, और आज सोशल मीडिया पे नारी शक्ति का जिस तरह से अपमान हो रहा है, जिस तरह से भद्दी टिप्पणियां करी जा रही है, मुझे लगता है सरकार को बड़ी गंभीरता से इस पे चिंता करनी चाहिए और इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं सारी महिलाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि आप चुप ना बैठें, आप एक कदम बढ़ाएं, दूसरी महिलाएं जिनके साथ ये घटनाएं हो रही है उनका हाथ थामें, आगे आएं, अपनी कंप्लेंट लिखाएं और सरकार को इस बारे में चेताएं कि ऐसे व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर रोज आकर नारी के चरित्र का हनन कर रहे हैं, जो गलत बातों को प्रदर्शित कर रहे हैं और जो दोहरे शब्दों का प्रयोग करके जिसका स्तर बहुत ही नीचे लेवल का है,
वो भी मुझे लगता है कि एक तरह के बलात्कार की श्रेणी को दर्शाता है। बलात्कार सिर्फ मुझे लगता है कि आप फिजिकल रूप से नहीं करते, आप आँखों से, बातों से। आप बातों से, आंखों से किसी महिला की गरिमा, उसका एक मजबूत स्तंभ है, और आप जब उस मजबूत स्तंभ को अपनी निचले लेवल की बातों से, आपके शब्दों से, आपके हाव भाव से, आपकी भाव भंगिमाओं से जब गलत तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो वो निश्चित रूप से जो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप डिफेमेशन की परिभाषा देखें तो वो सिर्फ बोलकर या लिखकर ही डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता। भाव भंगिमाओं का भी इस तरह से प्रदर्शन जो दूसरों की गरिमा को नीचे दिखाता है, वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। और डिफेमेशन सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं, सिविल डिफेमेशन दोनों कैटेगरी के अंदर आता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना चाहिए, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जैसी महिलाएं जो आगे आ रही हैं, वो इस तरह से महिलाओं को एजुकेटेड करें, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागृत करें, और उनको मजबूती से खड़ा होने के लिए साहस और संबल दें, ताकि महिलाओं के प्रति जो बढ़ते हुए अपराध हैं उन पे लगाम लगाई जा सके। क्योंकि भैया हमारा समाज कितना भी आज कहता है हम मॉडर्न हो गए, लड़कियों को पढ़ाने की बात की जाती है, लड़कियों की नौकरी की बात की जाती है, लेकिन अगर सच में देखा जाए और हकीकत में अगर हम इस चीज़ का एक सर्वे करें, तो एक लड़की को कोई भी काम करना उतना सरल नहीं है जितना कि एक आदमी को या एक मेल को करना है। जब एक लड़की पहले तो अपने अंदर इतनी हिम्मत बटोरती है कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, मैं पता नहीं मेरा यहाँ पर कितनी चीज़ों को लेकर यहाँ पर मुझे अलग अलग तरह की कमेंट्स, टिप्पणियाँ की जाएंगी, फिर भी वो हिम्मत करती है, वो आती है, वो अपने वीडियोस बनाती है जिसमें कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं, मॉरल उसका कभी बनता है, कभी उसका ख़त्म होता है। और जब वो अपनी चीज़ों के साथ थोड़ा स्टैंड करती है, घर परिवार, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, ना जाने कितनी सारी सामाजिक स्तरों पर वो अपने आप को प्रमाणित ही करती रहती है कि भाई मैं काम कर रही हूँ, उससे आप लोगों को किसी को कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी कोई चीज़ जो है वो खराब नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई फर्क नहीं आएगा, हस्बैंड के दिन भर के जो काम है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, सास ससुर की सेवा में कोई फर्क नहीं आएगा। तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो साथ में लेकर फिर वो सोशल मीडिया पर आती है, और फिर उसके बाद में वो कोई वीडियो या कोई इस तरह की चीज़ें लेकर आती है, और उसे फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से जो है बदनाम किया जाता है, बार बार उसके नाम को गलत तरीके से पुकारा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में डर जाती है या अपने आप में कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। वो हाथ जोड़कर ये कहती है हमें करना ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत निजी बात आज आपको मैं बताती हूँ। कुछ महिलाएं जब ये सारी चीज़ें मेरे वाली स्टार्ट हुई, कुछ महिलाएं एस्ट्रोलॉजर मुझसे मिली जिन्होंने ये कहा कि मैम हम तो सोशल मीडिया पे काम करेंगे ही नहीं, हमें तो जो माउथ पब्लिसिटी से मिल जाएगा हम तो उसी से काम कर लेंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बेटा, आप लोगों के पास टैलेंट है, आप लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप दुनिया के सामने आइए ना, लोगों को ज़रूरत है आपकी, लोगों को ज़रूरत है आप जैसे लोगों की, आपके ज्ञान की। बोले नहीं मैम, आप जैसे लोग नहीं टिक पा रहे तो हमारी क्या बिसात है, हम कैसे टिक पाएंगे। कुछ ने डर के मारे घुटने टेक दिए और क्या किया, सामने वाले से कह दिया सर आप आ जाइए हम आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर लूंगी तो आप मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, तो मैं बच गई। तो आप समझ रहे हैं कैसे साथ दे दे कोई किसी का, उसे अपनी इज्जत का भी डर होता है। तो जब आप कोई भी लड़ाई लड़ने जाते हो या आप कभी कानून की जब आप पनाह में जाते हो या कानून के लिए जब आप अपना कदम उठाते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है ना अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ये एक ऐसी लड़ाई है मुझे लगता है जो समय भी बहुत लेती है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं डगमगाती भी है। पर जिस तरह से आज आपने बताया, जिन चीज़ों को आज आपने शेयर किया, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस और जो भी इस सब चीज़ों से गुज़र रहा होगा वो डेफिनेटली पूरे विश्वास के साथ कानून व्यवस्था पे भरोसा करके और अपने अधिकारों के लिए ज़रूर लड़ेगा। एक बहुत छोटी सी चीज़ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ।
फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। आपने देखा हम स्मार्टफोन, वी आर स्मार्ट पर्सन्स यू नो, तो वी आर यूजिंग स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के अंदर एक फीचर होता है कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है वो रिकॉर्डेड कॉल पे चला जाता है। क्या ये रिकॉर्डेड कॉल्स किसी को भी आगे देना, किसी के साथ शेयर करना और पब्लिकली उसको लोगों को सुनाना, क्या ये लीगल है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, कई जजमेंट्स है आपकी बिना अनुमति के कोई भी आपकी निजी बातों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता सिवाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। उसके लिए भी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपकी बात को अगर कोई गुप्त तरीके से रिकॉर्ड करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है, निश्चित रूप से वो अपराध की श्रेणी में आता है और वो पीस ऑफ एविडेंस तो कतई नहीं है। कई लोग डिटेक्टिव हायर करते हैं और उन डिटेक्टिव से वो लोग जो हैं आपका डाटा निकलवाते हैं, आपकी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं। कई लोगों के अपने जानकार लोग होते हैं जो कंपनीज़ में, फ़ोन कंपनीज़ में काम करते हैं, कुछ पैसे देकर अपनी जानकारी के बल पर आपका फ़ोन डाटा निकलवा लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि आपकी किससे बात होती है, आप किन किन के संपर्क में हैं, आपके कौन कौन जानकार हैं, और फिर उन लोगों को आपके ही फ़ोन के माध्यम से या आपकी ही जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से मिले हुए डाटा को वो यूज़ करते हैं आप ही के खिलाफ। क्या ये सही है? ये निश्चित रूप से साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, आपकी प्राइवेसी को हर्ट करता है, क्रिमिनल ऑफेंस है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी पर्सनल चीज़ों को का भी ना केवल हनन है, बल्कि ये तो आपकी चीज़ों का, मुझे लगता है कि कानून में जो क्रिमिनल प्रोविजंस है, बहुत सारे क्रिमिनल प्रोविजंस हैं, उसके अंदर ये निश्चित रूप से एक अपराध है। कई केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई या सास बहू की लड़ाई हो गई या ननद भाभी की लड़ाई हो गई। इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग करके जो मल्टीपल रिलेटिव्स होते हैं आपके, उनके पास आपकी वो वीडियो भेजी जाती है। क्या ये लीगल है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने कहा ये आपकी निजी जानकारी है। दूसरा, मैं आपसे एक सवाल पूछना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ आपको कुछ चीज़। क्या कोई चीज़ आपकी बिना अनुमति के अगर कोई लेके सर्कुलेट कर रहे, वो ठीक है? आपका जवाब होगा शायद नहीं। दूसरा, अगर किसी ने ऐसी चीज़ ले ली और उस चीज़ से या उस वीडियो से या उस रिकॉर्डिंग से आपका कोई अपमान हो रहा है या आपको कोई हानि पहुंच रही, तो निश्चित रूप से ये अपराध है। और एक और दूसरी बात कि इस तरह की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है या वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्या वो पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है? मुझे लगता है नहीं। पहले कोर्ट इस तरह की चीज़ों को कंसिडर करता था, पर हाल फिलहाल का जिस तरह का हमने जुडिशरी का रुख देखा कि आपकी प्राइवेसी को लेकर, और जिस तरह से हमारा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी आया है या पूरी दुनिया में जिस तरह से प्राइवेसी की बात हो रही है, उस तरह से मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। और वो बदल इस सेंस में रहा है कि कोई अगर बिना आपकी अनुमति के आपकी निजी बातों को भी शेयर करता है और उसे एज ए पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट में लाकर उसको एग्जिबिट कराना चाहता है, उसे यूज़ करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं वो उसे डिस्कार्ड करना शुरू कर रही हैं या अपने ओपिनियन को बदलना शुरू कर रही हैं। घर की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी सोशल मीडिया से नहीं चलती। उनकी अपनी गृहस्थी से, अपने छोटी छोटी चीज़ों से उनकी ज़िंदगी चलती है। कई जगह हम देखते हैं कि उनके घर के अंदर जैसे बच्चे हैं, बच्चों को वो डांट रहे हैं या बच्चों को किसी तरीके से वो गलत बात पे रोक रहे हैं, तो बात क्या है वो तो छुपा दी जाती है और छोटी सी एक रील बनाकर या छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उसे मल्टीपल जगहों पर फॉरवर्ड किया जाता है, मल्टीपल रिलेटिव्स के साथ में शेयर किया जाता है और फिर सामने वाले की इमेज जो है खराब की जाती है। क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। और दूसरा, देखिए, कानून इस बात का भी गंभीरता से लेता है कि जो चीज़ आपने कही या जो चीज़ कोर्ट में पेश करी गई उसका कंटेक्स्ट क्या था। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ और उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपकी पनाह में आ गया, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। आपने आधी चीज़ को काट कर और उसको कोर्ट में आपने
प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर दिया। और कानून में अभी जो हाल फिलहाल में एक्ट में परिवर्तन किया है, क्रिमिनल एक्ट में सेक्शन 63 जो पहले 65B हुआ करता था, उसके अंदर जो सरकार अभी लेके आई है, मुझे लगता है कि शायद इसी बात को टैकल करने के लिए सरकार इस प्रोविज़न को लेके आई है। उसके अंदर एक हैश वैल्यू का प्रोविज़न दिया गया है कि जब भी आप कोई ओरिजिनल चीज़ को कॉपी या पेस्ट करके कहीं और लाते हैं, तो उसकी जो टेक्निकल भाषा में अगर मैं कहूँ या कंप्यूटर की भाषा में कहूँ, जो उसकी हैश वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो सरकार उस चीज़ पे भी गंभीर है और हमारा क्रिमिनल कानून भी उस चीज़ पे गंभीर है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कट कॉपी पेस्ट करके या उसके मतलब को बदल कर या उसे मॉफ करके या उसके कंटेक्स्ट को बदल कर जो इस तरह की चीज़ें पेश की जा रही हैं या लोग दुर्भावनाओं से ऐसी चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, वो भी जो है एक अपराध की श्रेणी में भी आता है और पीस ऑफ एविडेंस को वो कतई भी नहीं माना जाएगा। क्या जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस मैसेज को फॉरवर्ड करना चालू किया था, कानून का साथ लेके या कानून व्यवस्था के साथ, क्या हम उसे ट्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये सोचें कि मैंने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और मैंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया, लेकिन सर्वर, जिस सर्वर से वो मैसेज फॉरवर्ड करा गया या जिस सर्वर का सहारा लिया गया, आपकी IMI नंबर, आपका जो कंप्यूटर का जो नंबर्स होते हैं, जो सर्वर्स के नंबर होते हैं, आपका अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी उस टेक्निकल शब्द ध्यान नहीं आ रहा, उस वैल्यू को 100% इतने हम एडवांस हो चुके हैं कि उसको ट्रेस कर सकते हैं। उसके वॉइस लॉग, उसके ब्लॉग्स, उसके कंप्यूटर के लॉग्स। आप ये सोचते हैं कि हमने अगर कर दिया और अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं होता। जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो टेक्निकल भाषा में जो टेक्निकल लोग होते हैं वो इसे बड़ी गंभीरता से समझते हैं। जो लॉग्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सेव रहती हैं। और जिस तरह से हम एडवांस होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, हम फॉरेंसिक की तरफ जा रहे हैं, तो अगर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की बात करें आप, तो वो उस फॉरेंसिक को यूज़ करके हम ऐसी चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा यहाँ एक और सवाल आता है, जैसे कि हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि उनके फंक्शन में लोग गए और वहाँ जाकर उनकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स ली, उनके बच्चों की पिक्चर्स ली, उनकी पिक्चर्स ली और लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करने स्टार्ट कर दी। तो वो लोग जो हैं वो कानून का सहारा लेते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय जी ने लिया था, विवेक ओबरॉय जी ने लिया था, दिल्ली हाईकोर्ट की दिल्ली हाईकोर्ट ने ही उनको इन चीज़ों के लिए बहुत सपोर्ट किया था। तो ये तो बात हो गई। काजोल जी ने भी अभी कल परसों ही ऐसा ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का शायद मुझे लगता है कि आदेश है, जिसमें उनकी निजता के अधिकार, उनकी जो पिक्चर्स हैं उसको यूज़ करने का मना कराया। आप मुझे लग रहा है उसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं जी। लेकिन ये तो बात हो गई भैया सेलिब्रिटीज़ की, और सेलिब्रिटीज़ की बहुत अपनी अलग तरह की निजी जीवन रहता है। और अगर हम बहुत नॉर्मल वे में भी बात करें तो वो बहुत अच्छे वकील अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास में बहुत हाई लेवल के लॉयर्स और लॉ एसोसिएट लोग होते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास या एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपनी दिन चला रहा है, अपनी रोज़ की जो है दिनचर्या को जो है बहुत सामान्य तरीके से जी रहा है, क्या वो लोग भी अपनी प्राइवेसी इस तरीके से भंग होने पर या इस तरीके से उनकी पर्सनल कोई इवेंट में बुलाया, किसी पर्सनल आपके घर पे कोई कार्यक्रम में आपने किसी को इनवाइट किया और वो फ़ोटोज़ आप शेयर नहीं करना चाहते और उन्होंने वो फ़ोटोज़ या आपकी वो कोई गाने की फ़ोटो या आपकी कोई डांस करते की आपकी वीडियो या आपका कुछ भी एनीथिंग आपका अगर उन्होंने मल्टीपल जगह जाकर शेयर किया या वायरल किया, तो क्या ये भी एक नॉर्मल व्यक्ति भी इस पर कानून की व्यवस्था से अपना समाधान ले सकता है? देखिए, कानून जो है वो व्यक्तियों में भेद नहीं करता। कानून सबके लिए समान है, इसलिए वो कानून है। और कानून का जो उद्देश्य है वो अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले, यही है। कानून ये नहीं देखता कि आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको ज़्यादा एडवांटेज है। कानून ये नहीं देखता कि आप अगर नॉर्मल व्यक्ति या मिडिल क्लास व्यक्ति हैं तो आपके लिए कानून डिफरेंट है। नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। बस जो बेस लाइन डिफरेंस है वो ये है कि जैसे आपने कहा, सेलिब्रिटीज़ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, वो खड़े हैं और वो कानून का अधिकारों का उपयोग करना जानते हैं।
जो मिडिल क्लास या जर्नल व्यक्ति हैं, जैसा आपने कहा, वो डर जाते हैं। देखिए, कानून डरने की चीज़ नहीं है, कानून समझने की चीज़ है, कानून जानने की चीज़ है। जब आप कानून को जान जाएंगे और जब आप कानून को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के जो आपराधिक व्यक्ति हैं, जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं या इस तरह से आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपकी निजता का हनन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से ऐसा करना छोड़ देंगे। ज़रूरत है आपको आगे आने की, कानून का सहारा लेने की और अपने अधिकारों की रक्षा करने की। जैसे कि आपने ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हमें आज बताई हैं, इसी के अंदर मैं आपसे एक दो और सवाल हैं जो करना चाहूँगी। हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, बहुत अश्लील चीज़ों को वहाँ पर फैलाते हैं। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपको उनकी रिपोर्ट करने के लिए एक ऑप्शन देता है। क्या इसी तरीके से अगर हमारी कोई प्राइवेसी भंग करके अगर वो सोशल मीडिया पे स्प्लिट की गई है या बहुत ज़्यादा उसे जो है फॉरवर्ड किया गया है, तो क्या हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को भी अपनी उन चीज़ों में पार्टी बना के उनके थ्रू भी चीज़ें रिमूव करवा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मुझे लग रहा है कि हाल ही के दिनों में अगर आप देखें जिस तरह से माननीय कोर्टों ने इस पर संज्ञान लेना शुरू करा, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है। देखिए, ये अपराध जो है, जिस तरह से आपने कहा, वो व्यक्ति ही नहीं कर रहा, जो व्यक्ति किसी के ऊपर आक्षेप लगा रहा है या किसी के ऊपर कमेंट कर रहा है, वो माध्यम जो है जिसे बोलते हैं, हालांकि सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, आप निश्चित रूप से उन्हें पार्टी बना सकते हैं, पर वो कई बार हमने कोर्ट में देखा कि वो एक सेफ गार्ड लेते हैं या डिफेंस लेते हैं, सेक्शन 79 आईटी एक्ट जिसे बोलते हैं सेफ हार्बर रूल। पर सेफ हार्बर रूल का मतलब ये नहीं है कि किसी की निजता का हनन होता रहे। देखिए, अगर आपने कोर्ट में कोई केस फाइल करा है और आपने सोशल मीडिया को पार्टी बनाया है, तो आप कानून से या माननीय कोर्ट से आदेश पारित करवा कर उस सारी सामग्री को जो आपके खिलाफ है हटवा सकते हैं। और आज अगर मैं कहूँ आपसे, कानून इतने सख्त हैं, अभी हाल फिलहाल ही अगर मैं आपसे कहूँ तो इस तरह की कुछ जजमेंट्स मैंने देखी हैं जिसमें 24 आवर्स में, और सरकार ने भी इवन कहा है कि उसे 24 आवर्स में हटाने का प्रावधान हमें करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि सोशल मीडिया से नहीं हटा सकता तो ये गलत है। आप माननीय कोर्ट का सहारा लें और कोर्ट अगर आदेश कर देगा तो 100% सोशल मीडिया को हटाना पड़ेगा। मेरे निजी अनुभव में, मैं आपका कहूँ वकालत के अनुभव में, हमने कई ऐसी सामग्रियों को हटाया है जो डिफेमेटरी थी, लोगों के खिलाफ थी, अश्लील थी, लोगों के जो निजी अधिकार था उसका उल्लंघन करती थी और जो गलत थी। और माननीय न्यायालय के आदेश से हमने न केवल उसे हटवाया बल्कि आगे बनाने के लिए भी उस पर रोक लगाई। तो मुझे लगता है लोगों को तो ये वो पता होना नाम चाहिए। बदल कर अपनी आइडेंटिटी बदल कर वो नए अपने जो हैं अकाउंट्स बनाते हैं और फिर वही कार्यक्रम चालू कर देते हैं। तो एक आम आदमी सोचता है कितना लड़ेगा, कितना कोर्ट कचहरी करेगा। तो क्या इसके लिए कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है? देखिए, आपको कानून का सहारा लेने के लिए कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कानून जो है वो आपकी भावनाओं को नहीं देखता। कानून सिर्फ कानूनी भावनाओं को नहीं देखता, वो सिर्फ फैक्ट, एक्ट, ऑफेंस को देखता है। तो मुझे लगता है अगर ऐसी चीज़ें हों और आप माननीय कोर्ट को ये बताएं कि ये वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ आपने आदेश पारित करा था और ये दोबारा फेक अकाउंट बना कर रहा, तो मुझे लगता है माननीय कोर्ट आजकल जो हैं वो बहुत सख्त हैं इस बारे में। न केवल कोर्ट बल्कि हमारी सरकार, जो आज की सरकार है, वो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाकर और जो सोशल मीडिया पे बढ़ते हुए आपराधिक गतिविधियां हैं उस पर भी पॉलिसी बनाने के बारे में गंभीर है। और मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी इस पर कोई पॉलिसी का फॉर्मेशन पे काम करने की शुरुआत करी है। भैया, एक और बहुत ज़रूरी और एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब दो व्यक्ति आपस में डाइवोर्स का केस लाते हैं तो
ये एक सिविल केस है जो नॉर्मल तौर पे दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, वो नहीं रह सकते, अपनी शादी नहीं चलाना चाहते, तो वो उसको ले जाकर डाइवोर्स में बदल देते हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत जगह ये देखा गया है कि लड़की के इंस्टाग्राम हैंडल को, उसके फेसबुक को, उसके यूट्यूब को, उसके स्नैपचैट को दिखाया जाता है और वहाँ पर उसका कैरेक्टर दिखाने के लिए उसकी वीडियोस, रील्स वहाँ पर शो की जाती हैं और ये बताया जाता है कि ये देखिए ये इस तरह का काम करती है, ये इस तरह की पार्टीज़ में जाती है, ये अपने दोस्तों के साथ दारू पीती है, ये इस तरह के कपड़े पहनती है, ये इस तरह की चीज़ें करती है। तो क्या ये एक लड़की के कैरेक्टर को उसके सोशल मीडिया हैंडल से कोर्ट में इस तरह पेश करके डाइवोर्स के लिए एक बड़ा प्रमाण या एक बड़ा आधार बनाना सही है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हाल ही के देखो में अगर आप देखें और माननीय कोर्ट की कई जजमेंट इसके ऊपर हैं कि इस तरह की जो सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं वो बहुत सारी कोर्टों ने इसको डिस्कार्ड किया है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं, कानून की भाषा के अंदर और कानून के दायरे में रहकर मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरी निजता है। ये मेरा, आप अगर आप ये कहते हैं कि सिगरेट पीना गलत है तो सरकार ने सिगरेट को बैन क्यों नहीं करा? दूसरा, आप कहते हैं दारू पीना गलत है, ये शराब पीना गलत है, तो सरकार ने शराब को बैन क्यों नहीं करा? देखिए, अपराध तब होता है जब वो किसी एक्ट का वायलेशन करता है। अगर वो एक्ट का वायलेशन नहीं कर रहा, मैं अपनी निजता में, चाहे मैं सिगरेट पीऊँ, चाहे मैं शराब पीऊँ, अगर मैं निजता में कर रहा हूँ और किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कानून को उसमें कोई परेशानी नहीं है। और कानून इस बात को भी नहीं देखता कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं या आप शराब पी रहे हैं तो आपका कैरेक्टर खराब हो गया। कैसे? क्या कानून में कहीं ये डिफाइन है या किसी एक्ट ने ये डिफाइन करा है कि ये अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके कैरेक्टर पे प्रश्न चिन्ह लग गया, या कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है तो उसके कैरेक्टर पे प्रश्न चिन्ह लग गया? ये हमारे समाज के बनाए हुए नियम हैं। नैतिक नियम हो सकते हैं, समाज के नियम हो सकते हैं, पर कानूनी नियम मुझे लगता है, जो मेरी अपना अनुभव है, उसमें कहीं नज़र नहीं आता और ये गलत इंटरप्रिटेशन है। अगर ये नैतिकता की परिभाषा में ये गलत हो सकता है, ये सामाजिक परिभाषा में हो सकता है कुछ सोसाइटी में गलत हो, लेकिन अगर जैसे आपने सेलिब्रिटीज़ की बात करी, जैसे आपने हाई क्लास लोगों की बात करी, या आपने फॉरेन कंट्रीज़ की बात करी, जहाँ पर अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप लद्दाख में हैं, -5 डिग्री में हैं, वहाँ पर अगर आपको जो शराब है वो ऑफ़र करी जाती है कि वो आपकी वो बेसिक नीड है कि वो उस कंडीशन में आपके लिए मेडिसिन का काम कर रही है, पर उसको गलत तरीके, देखिए गलत जो है वो हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन है, हमारी अपनी सोच है। कानून केवल उन्हीं चीज़ों को सही या गलत ठहराता है जो कानूनी रूप से सही या गलत है। नैतिक और मौलिक या मानवीय आधार या सामाजिक आधार अलग हो सकते हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो वो अच्छा है या कोई व्यक्ति दारू पी रहा है तो वो अच्छा है। वो समाज की नज़रों में, नैतिक नज़रों में सही या बुरा हो सकता है। अलग अलग समाज की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ भारत की धारणाएं कुछ और हो सकती हैं, विदेशों की धारणाएं कुछ और हो सकती हैं, पर मैं कानून का विद्यार्थी हूँ। मेरे लिए वही सही या गलत है जो कानून में सही या गलत है। तो जैसा आपने कहा कि कोई व्यक्ति इस आधार पर कि वो फलां व्यक्ति सिगरेट पी रहा है या वो फलां व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसका कैरेक्टर गलत है, मुझे लगता है कि कानून ऐसा नहीं मानता और ये शायद तलाक का आधार भी नहीं बन सकता। कई लोग इसी चीज़ को आधार बनाने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ें दिखाते हैं। और एक अगर मैं एक फ़ीमेल की बात करूं तो फीमेल की बात जब भी आती है, फीमेल को जब भी किसी तरीके से गलत साबित करना होता है तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो उसके खिलाफ साबित कर दीजिए तो वो फीमेल गलत हो जाती है, वो होता है उसका कैरेक्टर। और
फीमेल के कैरेक्टर को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, ये तो खैर बहुत सारे जिसे हम कहते हैं नियमों में आ जाता है कि ये कर लिया तो इसका कैरेक्टर ख़राब है, ये कर लिया तो कैरेक्टर ख़राब है, ये कर लिया तो कैरेक्टर ख़राब है। खैर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए, फिर यहाँ पर लेकिन जो आपने विषय उठाया, मुझे लगता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम ये बार बार एक समाज के रूप में हम ये सोच रहे हैं कि औरत को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। जब एक पुरुष को सारी चीज़ों की स्वतंत्रता है तो एक महिला को क्यों नहीं? और एक महिला जिसको आपने पहले 4 दीवारी तक सीमित कर दिया था, वो महिला आपके घर का काम भी करती है, वो महिला देश की राष्ट्रपति भी है, वो महिला फाइटर जेट भी उड़ा रही है, वो महिला कमांडर भी, वो महिला डॉक्टर भी, वो महिला वकील भी है। जब महिलाएं सारे काम कर सकती हैं तो महिलाओं को कमतर क्यों आंका जाए? मुझे लगता है कि हमारे देश को ज़रूरत है महिलाओं के सशक्तिकरण की और एक सोच को बदलने की। और ये सोच मुझे लगता है उसी दिन बदलेगी जिस दिन महिलाएं अपनी स्थिति को मजबूत रूप से स्थापित करेंगी और महिलाएं उस सोच को नकारना शुरू कर देंगी एक कलेक्टिव रूप में कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं वो व्यक्ति गलत है, महिलाएं गलत नहीं है। मुझे लगता है हमारी माँ भी एक महिला है, हमारी बहन भी एक महिला है, हमारी बीवी भी एक महिला है। जब हम अपने परिवार की महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं तो हमें दूसरी महिलाओं के प्रति भी सम्मान, आदर का भाव रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि समाज को कलेक्टिव रूप से ऐसे व्यक्तियों का दुष्कार करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को डिस्कार्ड करना चाहिए जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा मैं यहाँ पर संशोधित करना चाहूँगी और बुरा मत मानिएगा। मैं आप मेल हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक बहुत स्पष्ट आपको यहाँ पर लाइन में ये बात समझाना चाहूँगी। वहाँ फिर उनके जहन में ये बात आती है कि समांतर होने का तो अधिकार दे दिया ना, हमसे ऊंचा जाने का अधिकार नहीं दिया। आदमी को दिक्कत कब होती है? जब वो फीमेल उससे ऊंचा कद करने लगती है, उसका नेम, उसका फेम, उसकी चीज़ें जब उस व्यक्ति से ऊंचाई पर जाने लगती है तब आदमियों को दिक्कत होती है और तब उनका कैरेक्टर खराब हो जाता है। आदमी अगर किसी बड़ी पोजीशन पर बैठा है तो वो 4 औरतों के साथ सोकर नहीं आया है, वो अपनी मेहनत, अपने बल, अपने परिश्रम से उस लेवल पे बैठा है। लेकिन अगर वहीं एक फीमेल, एक स्त्री अगर किसी ऊंची पोजीशन पे बैठ जाती है तो वो 4 आदमियों को खुश करके आई है, इसीलिए वो उस जगह पे बैठी है। ये एक मेंटेलिटी, हम बेशक 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2026 में जी रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को अपने अधिकार के लिए रोज़ खड़ा होना पड़ता है, रोज़ लड़ना पड़ता है, रोज़ महाभारत करनी पड़ती है और रोज़ अपने अधिकारों के लिए बार बार जाकर दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं कि हाँ, हमें भी अधिकार है, समांतर अधिकार है। ये बात बार बार घंटी बजा बजा कर हमें जतानी पड़ती है कि हमें भी समांतर अधिकार है। अधिकार मिले, बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ। लेकिन बेटी अगर सक्सेसफुल हो जाए, बेटी अगर किसी मर्द से ऊपर चले जाए, बेटी अगर किसी मर्द को बीट कर जाए तो फिर वो बेटी खतरनाक बन जाती है किसी किसी के लिए। फिर वो बेटी हजम नहीं होती उन आदमियों को। क्यों पढ़ा दिया इसके माँ बाप ने इसको इतना? क्यों स्वतंत्रता दे दी? अरे घर में रोटी बनाती ना, क्यों आ गई यहाँ पर? क्या काम करने आई हो? जगह जगह उन स्त्रियों को, उन लड़कियों को ये दिखाया जाता है, यू हैव नो नॉलेज, यू हैव नो ब्रेन, तुम्हारे पास ढंग से करने के लिए कुछ है नहीं, तुम अपने कपड़े नहीं संभाल सकती, तुम क्या काम संभालोगी? तुम ये नहीं कर सकती, तुम कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर लोगी? तुम्हारा अपना मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तुम कैसे दूसरी चीज़ों को मैनेज करोगी? तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ सफर करिए, क्या तुम दूसरों के भविष्य को बनाने का काम करोगी? महिलाओं के लिए एक नहीं 1000 सवाल हैं हर बार, हर समय। आज भी हर लड़की, हर बच्ची सीता बनकर अग्नि परीक्षा दे रही है, चाहे वो एक समांतर अधिकार के साथ संविधान से
प्राप्त हर कानूनी व्यवस्था के साथ इस देश में बैठी है, लेकिन फिर भी उसे कानून को बार बार ये दिखाना पड़ता है कि प्लीज़ ये ऑर्डर दीजिए, ये लॉ एंड ऑर्डर पारित करिए कि हम समांतर हैं, हमें भी अधिकार है स्वतंत्र बोलने का, हमें भी स्वतंत्र चलने का अधिकार है। हमारे कपड़ों पर, हमारे श्रृंगार पर, हमारे मेकअप पर, हमारे बालों पर, हमारी हाइट पर, हमारे मोटापे पर किसी को भी भद्दा कमेंट करने की कोई इजाज़त नहीं है। ये बात हर औरत को, हर लड़की को, हर बच्ची को आए दिन साबित करनी पड़ती है, बार बार चीख चीख कर रोज़ ये बात बोलनी पड़ती है। और सबसे कमाल बात ये देखिए, अगर वो बोलने पर आती है तो वो और बेशर्म हो जाती है, वो और भद्दी हो जाती है, वो और गंदी हो जाती है, और उस पर बोलने का फिर समाज को और ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो भैया, समांतर खड़े होने का अधिकार स्त्रियों को, चाहे 2021 हो, चाहे मुझे लगता है 21वीं शताब्दी हो, 2026 हो, या फिर 2032 भी आ जाएगा ना, तब भी औरत इसी तरीके से सीता बनकर अग्नि परीक्षा देती रहेगी। देखिए, आपने इतना गंभीर प्रश्न उठाया, पर मैं ये मानता हूँ कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के बराबर नहीं है, हमेशा उनसे ऊपर रहीं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? अगर आप देखें, एक पुरुष जो है उसका जन्म एक महिला से ही होता है। अगर आप देखें, शक्ति का स्रोत महिलाएं हैं। और निश्चित रूप से आपने कहा, जो कहा वो सत्य है कि महिलाओं को अपनी अस्मिता को साबित करने के लिए बार बार खड़ा होना पड़ता है। पर अगर आप हिस्ट्री के उदाहरण देखेंगे तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई और इतनी सारी महिलाएं हैं, कितने अपमान, कितनी परेशानियां, कितने संघर्षों को उन्होंने जिया, पर उन्होंने अपने उद्देश्य और अपने धैर्य को साबित करा। और आज की महिलाएं जो हैं वो कमज़ोर नहीं हैं। आज की महिलाएं ये जानती हैं कि अगर उनके ऊपर किसी ने आक्षेप लगाया तो वो उसका प्रतिकार देना भी जानती हैं, और उस व्यक्ति को मिट्टी में मिलाना भी जानती हैं। क्योंकि कानून जो है वो आपको आपके कर्मों के लिए, जैसे आप अपने ज्योतिष में कहते हो कि आपके कर्म जो हैं वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कानून भी आपके करे गए कृत्यों के लिए आपका पीछा नहीं छोड़ता, और वो अपना काम पूरी तत्परता से करता है और आपको उसके अंजाम तक पहुंचाना जानता भी है और करता भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज की महिला को अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और मैं आपको एक रीसेंट उदाहरण देता हूँ, जो कि मैंने कहा कि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे हर बात कानून के रूप में ही समझ आती है। अभी कल की ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, और वो जजमेंट भी एक महिला जज हैं, आदरणीय महिला जज हैं, उन्होंने पास करी। और उसमें ये कहा कि एक महिला जो एक घर का काम कर रही है, तो आप ये मत सोचिए कि वो महिला कुछ काम नहीं कर रही है, वो उसकी आमदनी नहीं है। वो जो घर का काम कर रही है वो हो सकता है उस पुरुष से ज़्यादा काम करे जो बाहर कमाने जा रहा है, और जो महिला घर का काम कर रही है वो उस पुरुष को संभल दे रही है कि वो कमा के लाए। इसीलिए आप ये मत कहिए कि अगर कोई महिला घर पर बैठी है और उसको मेंटेनेंस का हक नहीं, तो ये गलत है। तो देखिए, हमारे जो देश में जो कानून में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से बदल रही हैं। फ़र्क सिर्फ एक है, समाज को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। दूसरा, महिलाओं को बहुत ही मजबूती से आगे आना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि महिलाओं को ये समझना चाहिए या ये करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाया तो इतनी मजबूती से उसका जवाब दे कि वो व्यक्ति दोबारा हिम्मत ना कर पाए इस तरह के गलत और अनर्गल आक्षेप लगाने का। क्योंकि जब आपने अपने आप को दबाया,
जब आपने अपनी आवाज़ को या अपने आप को कमतर समझा और आपने ये समझा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आपने अपनी शक्ति और अपनी इच्छा को न केवल ख़त्म करा, बल्कि आपने उस व्यक्ति को संबल और शक्ति देगी कि वह आप पर जोर का प्रहार करे। आपको उसी समय जब वो व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, खड़ा होके इतना जोर से प्रतिकार करना चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए और दोबारा ऐसा सोचते हुए भी डरे। तो मैं सारी महिलाओं के सम्मान में ये कहना चाहता हूँ कि आप शक्ति का स्रोत है, थी और रहेंगी। बस आपको अपने विचारों को बदलकर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। आज का पॉडकास्ट करने का हमारा जो उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप के अंदर आप स्वयं जो एक माँ काली, एक दुर्गा हैं, आप अपने अंदर अपनी शक्तियों को पहचानें। और चूँकि एक स्त्री जब ये सोचती है कि अब मैं किसका सहारा लूँ, मेरा कौन है, घर परिवार अपने लोगों से अगर कुछ कहूँगी तो वो हमें ही दबा देंगे। आज का हमारा पॉडकास्ट करने का सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि आपके पास भारतीय कानून व्यवस्था है, आपके पास संविधान है, आपके पास कानून का हाथ है और साथ है। आप कमज़ोर नहीं हैं। ये आपके वो अस्त्र और शस्त्र हैं जिसके साथ आप बड़ी से बड़ी अपनी परेशानियों को ख़त्म कर सकती हैं, बड़े से बड़े राक्षस का वध कर सकती हैं और अपने जीवन के नेगेटिव और नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों को अपने आप से दूर कर सकती हैं। हे नारी, जागो, जागने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। गिराने के लिए हज़ारों हाथ आएंगे, लेकिन उठने के लिए अपने ही हाथ काम आएंगे। तो आपको गिरना नहीं है, डरना नहीं है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये आपको नहीं सोचना। कानून आपको साथ क्या कहेगा, कानून आपकी कैसे रक्षा करेगा और कानून आपके साथ कैसे खड़ा रहेगा, ये आपको सोचना है। और अपने हर एक न्याय को न्याय दिलाने के लिए, अपनी हर एक व्यवस्था को सही करने के लिए, अपने जीवन की हर एक कमियों को सही करने के लिए कानूनी रूप से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आज के लिए। धन्यवाद दीदी। और मैं इस पोस्टकास्ट में आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं इस पोस्टकास्ट में अंतिम रूप से उन सभी माताओं, बहनों और नारी शक्ति को वंदन करते हुए कहता हूं, उठो, जागो और अपने अस्तित्व को और अपनी गरिमा को बचा के रखो। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी, क्योंकि केवल फीमेल्स ही नहीं हैं जो इस पॉडकास्ट को देखती हैं, मेल्स भी हैं। और मैं भैया के साथ पॉडकास्ट मैं किसी फीमेल के साथ भी कर सकती थी, लेकिन एक मेल के साथ करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि पुरुष केवल वही नहीं होता जो रावण होता है, पुरुष राम जैसे भी होते हैं, पुरुष परशुराम जैसे भी होते हैं, जो अपनी माँ के लिए अपने ही गृह के अंदर, अपने ही घर के अंदर खड़े होकर युद्ध कर सकते हैं। तो आपको भी सही का साथ देना है, आपको भी सच्चाई का साथ देना है और स्त्रियों का सम्मान करना है। हर घर की बेटी सांझी होती है, हर घर की बहू सांझी होती है। स्त्रियों का सम्मान करेंगे, मान रखेंगे, तो आपका मान, आपका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।